तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आरसीसी के बारे में पढ़ना। आरसीसी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, हमने पढ़े तो सिविल इंजीनियरिंग में कई चैप्टर हैं, ठीक है, कई सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कम से कम 13-14 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। लेकिन अब हमारी जॉब से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हम उसको एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं। सभी कुछ हमारी जॉब से रिलेटेड है नहीं, तो जो हमें हमारे काम करने में मदद करेगा उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो हमको होनी चाहिए। जैसे कि आरसीसी हो गया, बिल्डिंग मटीरियल हो गया, फिर इसके बाद आपका क्या हो गया, CPPM, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑफिस में, तो इसलिए उन पर आपकी नॉलेज पकड़ उन पर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उनको आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो, बचे हुए सब्जेक्ट को वंस इन अ वाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए हम आरसीसी शुरू करते हैं। आरसीसी में सबसे पहले बेसिक चैप्टर जो है लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। दो मेथड्स होते हैं, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी ज़रा लिमिट स्टेट मेथड पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कंसेप्ट क्या है कि लिमिट स्टेट मेथड में हम वर्स्ट केस लेते हैं। कैसे लोगे वर्स्ट केस आप? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज़ करके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेस, दैट इज़ मटीरियल्स। अभी इससे पहले कि मैं आपको वर्स्ट केस एक्सप्लेन करना शुरू करूं, पहले हम देखते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट स्टेट का क्या मतलब होता है? लिमिट स्टेट बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बियॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अ कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चर बियॉन्ड विच द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी यूज्ड सेफली इन फ्यूचर। तो लिमिट स्टेट मतलब ये उस स्ट्रक्चर की लिमिट हो गई, इस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप लेके जाओगे स्ट्रक्चर को तो वो फेल हो जाएगा, सेफली नहीं वो एक्ट करेगा। अच्छा, अब ये लिमिट स्टेट कितनी तरह की हो सकती हैं? स्ट्रक्चर आपका दो चीज़ों में फेल हो सकता है, या तो वो कोलैप्स कर जाएगा या वो सर्विसिबिलिटी में, या तो स्ट्रेस क्राइटेरिया में फेल होगा या सर्विसिबिलिटी में। तो स्ट्रेस को हम कोलैप्स बोल दे रहे हैं। तो स्ट्रेस के कारण कैसे फेल हो सकता है? स्ट्रक्चर पे क्या लग सकती है? नॉर्मल स्ट्रेस लग सकती है, बेंडिंग स्ट्रेस लग सकती है, शेयर लग सकता है, टॉर्शन लग सकता है। इसी तरह के फेलियर हैं। आप खींच सकते हो स्ट्रक्चर को, टेंशन कंप्रेशन नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। बेंड कर सकते हो स्ट्रक्चर को, बेंडिंग हो गया, जो कि एक्चुअल में नॉर्मल स्ट्रेस का एक कॉम्बिनेशन है, टेंशन, ठीक है, टेंशन कंप्रेशन साथ में लगता है। अगली चीज़ शेयर में फेल हो सकता है या टॉर्शन में। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? सर्विसिबिलिटी में भी फेल हो सकता है कि एक्ट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कोलैप्स ना करे पर वो सर्विसिबल नहीं है, रहने वाले उसके अंदर सेफ़ नहीं फील कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? निमोनिक है CCD में कॉफ़ी पीने जाते हैं ना, तो CCD से क्या याद हो जाएगा? C से कॉरोजन, C से क्रैकिंग, D से डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन भी याद रख लो। तो अगर आपका स्ट्रक्चर कोरोड कर जाएगा, क्रैक हो जाएगा, या उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आ जाएगा या क्रैकिंग शुरू हो जाएगी, तो भी वो सर्विसिबल कंडीशन में नहीं होगा। तो हमने देख ली लिमिट स्टेट की डेफिनेशन और लिमिट स्टेट के टाइप्स दो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, दैट इज़ स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया वाला हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी मेन बात पे कि लिमिट स्टेट मेथड में कंसेप्ट क्या होता है कि हम वर्स्ट केस में अपने स्ट्रक्चर को ले जाते हैं। क्या है वो वर्स्ट केस? देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस लिए डिज़ाइन किया गया होगा कि उस पर कुछ लोड आएगा, उस लोड को झेलने की आपके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो जो लोड आ रहा है उसको आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, और जो स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की उसको आप घटा दीजिए। तो वर्स्ट केस हो गया ना, सपोज़ 20 न्यूटन का लोड आ रहा था तो उसको मैंने 30 न्यूटन बना दिया। हमारा स्ट्रक्चर 20 न्यूटन का लोड ले सकता है, लेकिन मैंने उसको भी घटा के कर दिया 10 न्यूटन ले सकता है वो, तो ये बिल्कुल वर्स्ट केस हो गया ना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि ये किया कैसे जाए, लोड बढ़ाएं कैसे। तो जो लोड हमारे स्ट्रक्चर पे एक्चुअल में आ रहा है उसको आप कैरेक्टरिस्टिक लोड बोल लो, एक्चुअल लोड बोल लो, उसको आप बढ़ा के कर दो तो जो नया लोड आएगा वो डिज़ाइन लोड होगा। तो डिज़ाइन लोड कैसे मिलेगा? जो एक्चुअल लोड है उसमें आप कुछ मल्टीप्लाई करिए, तो जब कुछ मल्टीप्लाई करोगे अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपका लोड बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं, एक्चुअल लोड तो आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको मेनली याद रखना है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड क्या क्या होंगे, तो उसके लिए एक टेबल याद रख लो। देखो, अब ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ये डिपेंड करता है कि लोड का कॉम्बिनेशन कैसे आप लेते हो, क्योंकि लोड अकेले थोड़ी लगता है स्ट्रक्चर में डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, इस तरह के लोड्स लगते हैं। तो आप उनके कॉम्बिनेशन बनाओ और कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप उनकी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ले लो, ठीक है। वो स्ट्रेस में फेल करेगा या फिर डिफ्लेक्शन में। तो अब लोड कॉम्बिनेशन देखते हैं। सपोज़ मैंने डेड लोड और लाइव लोड को साथ में लिया है, तो अगर कोलैप्स करेगा मेरा स्ट्रक्चर तो उसके लिए 1.5 ले लूँगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। और अगर क्या है, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड है या विंड लोड है, तो इन दोनों को साथ में लेने पे 1.5 भी ले सकते हैं, 0.9 भी ले सकते हैं। 0.9 लिया जाता है ओवर टर्निंग के केस में, ठीक है, वहाँ पे रेजिस्टिंग मोमेंट को 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं। मोटा मोटा डेड लोड प्लस लाइव लोड या डेड लोड प्लस अर्थक्वेक या फिर विंड लोड के केस में आप 1.5 लेते हो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कोलैप्स के केस में। अब एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जिसमें आपने डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, इन तीनों को साथ में ले लिया, तो उसमें आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.2 ले लो। क्यों? कारण ये है कि ये तीनों एक साथ अकर करेंगे, इसके बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, इसलिए सेफ्टी फैक्टर हम कम लेंगे।
ठीक है। एक चीज़ ये याद रख लो कि अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को कभी भी साथ में नहीं कंसिडर किया जाता है, या तो अर्थक्वेक लोड ले लेना या विंड लोड ले लेना। एनीवे, तो ये हुए कोलैप्स के क्राइटेरिया। अगली चीज़ है सर्विसिबिलिटी, उस पर भी ध्यान देना है हमको कि डिफ्लेक्शन में तो ना फेल कर जाए हमारा स्ट्रक्चर। तो ठीक है, डेड लोड प्लस लाइव लोड के केस में एक लेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक या फिर विंड लोड है तो भी 1 लेंगे। तीनों एक साथ लगेंगे तो अगेन उसका प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए 0.8 ले लो। 1 क्यों लिखा है पता नहीं, 0.8 या 1 ले लो। तो आपको ये समझ में आ गया कि मुझे लोड को कैसे बढ़ाना है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमने यहाँ से रट लिए, उनसे आप लोड को मल्टीप्लाई करोगे, डिज़ाइन लोड आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़, जैसा मैंने बोला था कि हमें हमारे अपने स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो है उसको घटा देना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ अब जो हमारे स्ट्रक्चर की है उसे कैसे घटाया जाए, बहुत ही आसान तरीका है। आपके स्ट्रक्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी और डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होगी, घटी हुई स्ट्रेंथ होगी। तो अगर इसको घटाना है तो इसको किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे। तो आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटीरियल से डिवाइड कर दो तो आपको डिज़ाइन स्ट्रेंथ मिल जाएगी। हमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ की डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉन्क्रीट के लिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है 0.45 FCK और स्टील के लिए होती है 0.87 FI। पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देख लेते हैं कि होती क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। सपोज कॉन्क्रीट मैंने लिया है, मैं बोल रहा हूँ वो M20 का कॉन्क्रीट है, मतलब 20 MPa है उसकी स्ट्रेंथ, 20 न्यूटन पर mm²। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने 100 क्यूब्स लिए थे उसमें से 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ 20 से ज़्यादा थी। सिर्फ 5 ऐसे क्यूब्स थे जिनकी स्ट्रेंथ 20 से कम थी, इसलिए मैं उसे M20 बोल रहा हूँ। समझ गए आप? तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब हो गई वैल्यूज़। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है, तो कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसको हम डिनोट करते हैं FCK से। जो स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसको डिनोट करते हैं FY से। ठीक है, अच्छा, अब कंक्रीट को हमने ले तो लिया FCK। कंक्रीट और स्टील में एक अंतर है, कंक्रीट क्या है फैक्ट्री में बनता है, और सॉरी कंक्रीट क्या है साइट पे बनता है, तो उसमें एब्रेशन। अच्छा, तो अब हम क्या देख रहे थे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने आपको समझा दी। ठीक है, कि कंक्रीट की हम कितनी लेते हैं FCK। कंक्रीट क्या है, आप साइट पे बना रहे हो, और कंक्रीट में क्या है, दिक्कतें आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए कंक्रीट की स्ट्रेंथ को हम FCK ना लेके उसको हम 0.67 FCK लेते हैं। क्यों? एक्चुअल कंक्रीट जो कि स्ट्रक्चर में होगा उसका साइज़ डिफ़र हो सकता है फ्रॉम द साइज़ ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो रिडक्शन हम साइज़ फैक्टर के लिए लेते हैं 0.67 FCK। मैंने इसका एक और कुछ रीज़न भी देखा था, वो मेरे ध्यान में नहीं है। ठीक है, शायद वो जब क्यूब पे ऐसे स्ट्रेंथ डालते हैं तो ऊपर से नीचे तक अलग वैल्यू आती है, बीच में अलग, कुछ रीज़न था उसका, एक और था। एनीवे, तो ये समझ लो आप 0.67 FCK लेते हैं। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स, इसको कितना पकड़ा जाता है, तो अगर आप बात करो कंक्रीट की, राइट, तो कंक्रीट आपको पता है कि कंक्रीट साइट पे बनना है, तो साइट पे बनने का तो कंक्रीट में दिक्कत आने के चांस ज़्यादा है, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा घटानी है। स्ट्रेंथ ज़्यादा घटानी है यानी डिवाइड बड़ी क्वांटिटी से करना पड़ेगा, तभी ना छोटा आएगा वो। तो कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम 1.5 रखते हैं, जबकि स्टील का सिर्फ 1.15 रखने से भी काम हमारा चल जाएगा। तो यही कारण है कि जब आप फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी कंक्रीट के केस में देखो 0.67 FCK है, उसको 1.5 से डिवाइड करोगे तो 0.45 FCK आ जाएगा। स्टील के केस में आप देखो FY है, FY को 1.15 से डिवाइड करोगे 0.87 FY आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये समझ ली बेसिक सी चीज़। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्चुअल चीज़ हमारी, वो क्या है, हमारे स्ट्रक्चर में है ही क्या। सबसे ऊपर स्लैब है, स्लैब के नीचे बीम है, बीम के नीचे कॉलम है, कॉलम के नीचे फाउंडेशन है। तो अब हम एक एक करके ये देखेंगे कि इंडिविजुअली इन स्ट्रक्चर्स को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को। तो अब शुरू करते हैं हम बीम के बारे में। ठीक है, तो बीम के बारे में क्या देखा जाए, देखिए बीम का डायरेक्ट डिज़ाइन हम नहीं पढ़ सकते, बीम को पहले एनालाइज़ करना ज़रूरी है। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हों, चाहे वो स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो, फाउंडेशन हो, मैं सोच रहा हूँ उनके एनालिसिस के एक सेपरेट वीडियोस बना लूँगा, और उनका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के एक सेपरेट वीडियोस बना लूँगा, जिससे एक बार एनालिसिस क्लियर हो जाए, एक बार आप रेफ़र कर लो, तो बाद में आपको तो काम सिर्फ डिज़ाइन का है ना, डिज़ाइन वाले स्टेप्स का, तो वो सारे कंपाइल्ड होंगे एक वीडियो में, तो आप उनको रेफ़र कर सको। तो इस आइडिया को बैकग्राउंड में रखते हुए मैं ऐसे 2 सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। एक में मैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की सिर्फ एनालिसिस को शो करूंगा, और एक में मैं उनके सिर्फ डिज़ाइन को शो करूंगा। तो अब हम देखते हैं बीम के बारे में। तो अब बीम भी कई टाइप की होती हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम,
फिर उसके बाद टी बीम, एल बीम, इस तरह से। अब देखिए जनरली हम स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम को। उसमें भी जब आप मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए जाओगे, जो कि एक्चुअल में मैं देखता था पावर ग्रिड में क्या करते थे, वो स्लैब रखते थे, स्लैब का रेनफोर्समेंट, उसी के साथ बीम का रेनफोर्समेंट, और फिर एक साथ कॉन्क्रीटिंग करते थे। तो ये मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन हुआ ना, कि स्लैब के साथ ही बीम भी कास्ट हो गई। तो मुझे लगता है यहाँ पे वो टी बीम और एल बीम की तरह एक्ट करती होगी। तो मेरा ये अजम्पशन है कि शायद स्ट्रक्चर में एक्चुअल में हम टी बीम और एल बीम का ही इस्तेमाल करते हैं और डबली रेनफोर्स्ड ही होती हैं वो। बट उनको डायरेक्ट समझा नहीं जा सकता ना, जब तक आप सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से अपना बेस नहीं तैयार करोगे तब तक, क्योंकि उसी बेस को यूटिलाइज़ करके आप डबली रेनफोर्स्ड और टी बीम एल बीम को समझ सकते हो। तो इसलिए हम शुरू करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से, फिर हम डबली रेनफोर्स्ड बीम को देखेंगे। टी बीम एल बीम का शायद इसमें मैं आपको ना प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि शायद इधर नहीं है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन एनालिसिस। अच्छा, अब एनालिसिस को हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं बीम के। अभी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के एनालिसिस को देखते हैं, बाद में फिर डबली रेनफोर्स्ड बीम को देखेंगे। तो एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और एक फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो देखो, इससे पहले की कोई भी थ्योरी आपको बताई जा सके, उस पर हम काम कर सकें, उसमें कुछ अजम्पशंस मानी जाती है। बिना अजम्पशन को माने बड़ा मुश्किल है चीज़ों को एनालाइज करना और समझ पाना, ठीक है। तो हम अजम्पशन देख लेते हैं। अब अजम्पशन आप किससे रिलेटेड मानोगे, स्टील और कंक्रीट से रिलेटेड, राइट। इन्हीं दोनों को आप आरसीसी में यूज़ कर रहे हो। उसमें भी और क्या मानोगे आप, स्टील और कंक्रीट पे क्या आ रही है भैया, बेसिकली यही हो रही है कि जब लोड लग रहा है तो उसमें डिफॉर्म हो रहा है, वो मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, बीम के ऊपर लोड लगेगा तो ऐसे बेंड कर जाएगी ना वो, तो यानी उसकी डिफॉर्मेशन होगा, यानी उसमें कुछ स्ट्रेन डेवलप होगी, कुछ स्ट्रेस डेवलप होगी। मतलब जो भी हमारी अजम्पशन होगी वो स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड होंगी। किस पे लग रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन, कंक्रीट और स्टील पे। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कंक्रीट में और स्टील में। तो कंक्रीट में हमने क्या अजम्पशन मानी, हमने ये माना कि कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्रेशन लेगा, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको वो हमने कंक्रीट की पूरी तरह से इग्नोर कर दी। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। आपको याद होगा जब हमने सोम पढ़ा था, ठीक है, तो सोम जो है सबसे बेसिक सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल्स में, उसी का यूज़ करके हम SA, RCC और स्टील पढ़ते हैं। तो एनीवे, सोम अगर आपको याद हो तो उसमें हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मानते थे, ऐसा मानते थे, राइट। ऐसा यानी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन माना है कंप्रेशन में और टेंशन में दोनों। स्ट्रेन को भी ऐसा ही माना है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्रेशन और टेंशन में। लेकिन अब आप एक बार के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्क्रीट में पहली चीज़ तो ये है कि हमने टेंशन को निगलेक्ट कर दिया है। नीचे कोई भी आपको नहीं दिख रहा होगा। ऊपर से कंप्रेशन में भी लीनियर नहीं माना है हमने, पैराबोलिक माना है, मतलब पहले कुछ कांस्टेंट है और उसके बाद फिर ऐसा माना है, ठीक है। तो ये अंतर हुआ। लेकिन स्ट्रेन को हमने बिल्कुल लीनियर ही माना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया। सोम में हमने क्या पढ़ा था, वो बेसिक सब्जेक्ट था तो हमने ईजी के लिए ऐसा लीनियर मान लिया, लेकिन कंक्रीट का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर कैसा माना है, ऐसा माना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ। अच्छा, और स्टील में, चलो ठीक है, स्टील पर अभी बाद में आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया स्ट्रेस से रिलेटेड अजम्पशन क्या है कंक्रीट के केस में, कि जो कंक्रीट है हमने ये अज्यूम किया है कि वो कंप्रेशन ही ले पाएगा। क्यों, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत वीक है, तो टेंशन में जो पार्ट आ भी रहा है कंक्रीट को वो हमने इग्नोर कर दिया है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरेटिकल चीज़। मुझे ये बताओ मैं न्यूमेरिकल क्या यूज़ कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल में क्या काम आएगा। न्यूमेरिकल में ये काम आएगा, जब कंक्रीट को लेना आप, तो उसमें डिज़ाइन स्ट्रेस कितनी पकड़ोगे आप, 0.45 FCK। कैसे आई है डिज़ाइन स्ट्रेंथ, जो उसकी एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद 0.67 FCK डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। आ गया समझ में। अगली चीज़ क्या है, स्ट्रेस में ही हमने कंक्रीट से रिलेटेड अजम्पशन को देख लिया। अब देख लेते हैं स्टील से रिलेटेड क्या अजम्पशन रही है। तो स्टील में क्या है, थ्योरेटिकल पहले क्या है कि स्टील हमारा सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेगा, और न्यूमेरिकल में मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, डिज़ाइन स्ट्रेस स्टील की 0.87 FY, जो कि कैसे आएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील 1.15। अच्छा, अब ये ज़रा देख लो, यहाँ पर ये स्टील है। अब ये देखो स्टील का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन है और कहीं नहीं है, कंप्रेशन वम्प्रेशन, सिर्फ नीचे T से डिनोट किया है, ऑलराइट। तो ये हो गई मेरी अजम्पशन स्ट्रेस से रिलेटेड कंक्रीट और स्टील के लिए, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले फॉर्मूले। अगली चीज़ आ गई स्ट्रेन। अब स्ट्रेन से रिलेटेड अजम्पशन कंक्रीट के केस में क्या है, स्टील के केस में क्या है। कंक्रीट के केस में स्ट्रेन से रिलेटेड ये अजम्पशन है कि मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगी आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में। कंप्रेशन फाइबर यानी ये बीम हो गई आपकी, ये बीम का टॉप पार्ट क्रॉस सेक्शन, ये बॉटम वाला पार्ट। तो जब बीम के ऊपर लोड लगाया तो बीम क्या करेगी, ऐसे बेंड करेगी, तो टॉप कंप्रेशन में आएगा, बॉटम टेंशन में आएगा, अज्यूमिंग लोड ऊपर से लग रहा है। तो वही है आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, यानी टॉप मोस्ट फाइबर पे जो स्ट्रेन होगी, हम ये बोलेंगे कि स्ट्रेन कंक्रीट पे यार 0.0035 से ज़्यादा स्ट्रेन मत आने देना, वो वैसे भी ब्रिटल मटेरियल है, टूट जाएगा वरना।
तो ये मान लिया। और स्टील में हमने क्या बोल दिया कि देखो यार, स्टील में फेलियर के टाइम पे स्टील डक्टाइल मटेरियल है तो उसको लेने दो ना, वो तो बहुत स्ट्रेन ले सकता है। तो हमने ये बोल दिया कि फेलियर जब हो तो स्टील में ढेर सारी स्ट्रेन दो, मतलब इतनी स्ट्रेन दो कि स्ट्रेन कम से कम 0.002 प्लस 0.87 FY/ES इतनी हो। इससे ज़्यादा रखनी है ज़्यादा भी रख दो, वो भी चलेगा, ठीक है। अब क्या है, सेक्शन अचीव्स बोथ ई मैक्स स्ट्रेंस इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन या फिर लिमिटिंग सेक्शन। अब ये बोला गया है कि जब हमारा सेक्शन जो है वो बैलेंस सेक्शन होगा या लिमिटिंग सेक्शन होगा तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन आपको दोनों मिल जाएगी, ठीक है। मतलब बैलेंस सेक्शन के केस में कंक्रीट में कंप्रेशन फाइबर में 0.0035 स्ट्रेन लग रही होगी और स्टील में लग रही होगी 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, इससे ज़्यादा या इसके बराबर। दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम में, ये देखो, ये डायग्राम हो गया। अज्यूमिंग ये बैलेंस्ड सेक्शन है, और थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ। अब बैलेंस सेक्शन है तो यहाँ पे टॉप कंप्रेशन में, बॉटम टेंशन में। टॉप कंप्रेशन में तो ये स्ट्रेन वाला डायग्राम है, ठीक है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्ट्रेन में देखो आप, ये 0.0035 ये मैंने माना है कि इसमें कॉन्क्रीट में टॉप मोस्ट फाइबर में, और स्टील में कितना माना है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, दैट्स इट। अब क्योंकि ये लीनियर वैल्यूएशन है, इसमें क्या है, ये हमने बहुत बेसिक पढ़ा है मैथ्स में, ठीक है। क्या है वो कि ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो यानी क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों बराबर हो गए तो परपेंडिकुलर बाई बेस सेम होगा, यानी एप्सिलॉन 1/y1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2/y2, दैट इज h/0.002 इज इक्वल टू xu/0.0035, दैट इज इट। आगे समझ में, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या देख लिया, हमने बेसिकली ये देख लिया एनालिसिस में कि सबसे पहले हमने अजम्पशन क्या की थी। तो अजम्पशन के बेसिस पे स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेन से रिलेटेड, जो कि कंक्रीट और स्टील पर लग रही स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड अजम्पशंस हमने सारी देख ली, ठीक है, एनालिसिस में। नेक्स्ट पार्ट है फॉर्मूला बेस्ड एनालिसिस, इसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यार बीम को आप देखते हो तो बीम को बेसिकली किसके लिए डिज़ाइन करते हो, बीम पे लगती है शेयर और बेंडिंग मोमेंट। उसमें भी शेयर के लिए उतना नहीं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बीम में होता है, बीम में होती है बेंडिंग, इसलिए बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी फॉर्मूले से मैं शुरू करूँगा और देखो इसको इस तरह से रिलेट करूँगा कि एक स्टोरी के रूप में सारा कुछ कवर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की, जो हमारी बीम है वो कितने मोमेंट को रेजिस्ट कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितना है, कितने किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट उस पर डाल सकते हो, 20 किलो न्यूटन मीटर, 30 किलो न्यूटन मीटर, उस वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बीम। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बीम पे कौन सी फोर्स लगेगी भाई, बीम पे जब लोड लगाया तो कंप्रेशन और टेंशन आया, तो या तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगी या टेंशन फोर्स लगेगी। अब कंप्रेशन और टेंशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको z बोल देते हैं। तो मोमेंट क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी चाहे t इंटू जेड कर लो चाहे c इंटू जेड। कैसे भाई, अगर बीम है ऊपर लग रही है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये बीम है ऐसे, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अब ये वाला पार्ट आगे गया, सॉरी ऊपर वाला पार्ट अंदर आया कंप्रेशन की वजह से, नीचे वाला बाहर गया। तो ये जो कंप्रेशन है ये इस टेंशन के बराबर होना चाहिए ना, तभी तो बीम का क्रॉस सेक्शन अपनी जगह पे होगा। सपोज़ कंप्रेशन ज़्यादा हो गया तो फिर बीम मुड़ नहीं जाएगी ऐसे, ये टेंशन मतलब टेंशन कम हो गया, कंप्रेशन ज़्यादा हो गया और टेंशन मतलब वो अनबैलेंस्ड होगी तो मूवमेंट हो जाएगा ना क्रॉस सेक्शन में। वैसा थोड़ी होता है कि क्रॉस सेक्शन बढ़ गया या चेंज हो गया, तो टेंशन कंप्रेशन के बराबर होगी। इसीलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस t इंटू जेड या फिर c इंटू जेड किसी के भी बराबर हो सकता है, ठीक है। समेशन नेट फोर्स तो जीरो होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम तो फॉलो करोगे ही, तो टेंशन और कंप्रेशन बराबर होने चाहिए। अब मैं इसके एक एक टर्म को एनालाइज करता हूँ, हमारे पास ये बेसिक सा फॉर्मूला आ गया। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से अगर वर्किंग मोमेंट निकालना है तो कुछ नहीं, आप 1.5 से डिवाइड कर दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, क्योंकि ये फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, तो आपको वर्किंग मोमेंट आ जाएगा। फैक्टर्ड यानी इसमें ऑलरेडी 1.5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसको 1.5 से डिवाइड करोगे तभी ना वर्किंग मोमेंट आएगा। अच्छा, तो एक चीज़ ये हो गया कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से फैक्टर्ड वर्किंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, या दूसरी तरफ में आप ये बोल सकते हो कि फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए जो वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा बीम का, उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो फैक्टर्ड आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने कैसे, तो देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले का यूज़ करना है, लेकिन फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं उसके, वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आपका सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड या लिमिटिंग सेक्शन। तो जिस हिसाब का सेक्शन होगा उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सबसे पहले आपको टाइप ऑफ सेक्शन निकालना पड़ेगा कि बीम का क्रॉस सेक्शन है कैसा, लिमिटिंग सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड। तो वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें कंपेयर करना होता है XU और XU मैक्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भैया XU और XU मैक्स कैसे निकालें अगर उसको कंपेयर करना है, तो अब देख लेते हैं वो।
तो स्टेप 1 हो गया टाइप ऑफ सेक्शन, उसमें हमको निकालना है XU। तो XU को निकालने के लिए कोई भी दिक्कत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कर दो, आ जाएगा आपका 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू AST। तो यहाँ से XU आ जाएगा। अच्छा, अभी इस XU को XU मैक्स के साथ कंपेयर करना है ना, तो XU मैक्स की भी वैल्यू निकालनी होगी। तो XU मैक्स का जनरल फॉर्मूला K इंटू डी है। अब K कॉन्स्टेंट है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने सरिया कौन सा यूज़ किया है बीम में। जिस हिसाब का सरिया आप यूज़ करोगे, जिस हिसाब का स्टील आप यूज़ करोगे, उसके हिसाब से XU मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं Fe415, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, उस स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, 415 MPa, 415 न्यूटन पर mm²। 1 mm² पे वो 415 न्यूटन का लोड ले सकता है, इतना पावरफुल स्टील है। एनीवे, तो उसके लिए K की वैल्यू होती है 0.48। तो XU मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.48D, अगर Fe415 है। नहीं भी हो तो आप अज्यूम कर लेना स्टील को। अच्छा, अब देखो, आप क्या कर सकते हो, स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, मतलब Fe415 से 500 कर सकते हो या फिर घटा के 250 कर सकते हो। तो जब आप स्टील को घटाओगे तो XU मैक्स बढ़ेगा, जब आप स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तो XU मैक्स घटेगा। इस कंसेप्ट को याद रखने के बाद अब बची हुई वैल्यूज़ भी याद हो जाएंगी। Fe415 के लिए 0.48D है, इसमें से 2 घटा दो तो 0.46D हुआ। ये कब, जब स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ी Fe500। अब अगर स्टील घटाया आपने स्ट्रेंथ उसकी Fe250 कर दिया तो कितना बढ़ जाएगा, 2 इंटू 2 + 1 दैट इज़ 5 बढ़ा दो 0.53D। ठीक है, तो एनीवे आपको XU निकल गया, कंप्रेशन को टेंशन बराबर करके XU मैक्स कितना होगा, 0.48D हो जाएगा Fe415 के लिए, और बचे हुए 2 के लिए बता दिए। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, आपको सेक्शन पता चल जाएगा, उस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। तो कंपेयर करते हैं। अगर मेरा जो XU कैलकुलेट किया है मैंने, वो XU मैक्स के बराबर है, तो मैं कहूँगा मेरा सेक्शन लिमिटिंग सेक्शन है। लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा सेक्शन क्या है, लिमिटिंग सेक्शन है, अगर मेरा XU मैक्स के बराबर है। तो लिमिटिंग सेक्शन का क्या मतलब हुआ, लिमिटिंग सेक्शन के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस C इंटू जेड, T इंटू जेड करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU, वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटिंग सेक्शन में बेनिफिट ये है कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिलेगा, किस फॉर्म में, QBD², जहाँ Q एक कॉन्स्टेंट है। ये कॉन्स्टेंट किसके हिसाब से वेरी करेगा, जैसे जैसे स्टील जो आप यूज़ कर रहे हो बीम में वो वेरी करेगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर Fe415 का स्टील यूज़ कर रहे हो तो 0.138 FCK BD² हो जाएगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो क्या, मतलब इसी तरह 0.133 FCK BD², 0.148 FCK BD², अगर आप Fe500 Fe250 उसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर XU आपका XU मैक्स से कम है तो वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाएगा। इसको याद करना भी आसान है, कम यानी अंडर, ओवर नहीं। XU अगर XU मैक्स से ज़्यादा है तो ओवर हो रही है बात, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन। एनीवे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में अगेन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस C इंटू जेड, T इंटू जेड के बराबर हो गया। यहाँ पे आप XU को यूज़ कर लो, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो, लिमिटिंग सेक्शन में XU और XU मैक्स बराबर है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है XU की वैल्यू पुट करने में यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अंडर रेनफोर्स सेक्शन में ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अवेलेबल है, 0.138 FCK BD² ये वो, तो वहाँ पे C जब आप रखोगे 0.36 FCK B इंटू XU, तो XU डालना पड़ेगा ना। तो कौन सा यूज़ करोगे, XU या XU मैक्स, तो हम सिर्फ XU यूज़ कर लेंगे। अब सपोज़ XU मैक्स से ज़्यादा है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो अगेन वहाँ पे इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं अवेलेबल हैं लिमिटिंग सेक्शन वाले 0.138 FCK BD², वहाँ पे पूरा यूज़ करना पड़ेगा। सपोज C इंटू जेड यूज़ किया तो 0.138 0.36 FCK B इंटू XU, तो XU के क्या रखोगे, XU रखोगे XU मैक्स, तो आंसर है XU की जगह वहाँ पर आप XU मैक्स रखोगे। समझ गए। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या देख लिया कि हमारा बीम को हम मेनली डिज़ाइन करेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट के लिए, राइट। तो जब बेंडिंग मोमेंट के लिए आप बीम को डिज़ाइन करोगे तो यानी क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम का, बीम कितनी मोमेंट को रेजिस्ट कर रही है उसके बेसिस पे था फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस T इंटू जेड या फिर C इंटू जेड। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमने 2 चीज़ें समझ ली। एक तो ये है कि फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को वर्किंग मोमेंट से कैसे निकालेंगे, वर्किंग मोमेंट में 1.5 से मल्टीप्लाई करके। दूसरा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करना है, पहले आप टाइप ऑफ सेक्शन निकाल लो, लिमिटिंग सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड या ओवर रेनफोर्स्ड, और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले को यूज़ कर लो। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने डील कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, T इंटू जेड या फिर C इंटू जेड। तो पहले अब इसमें भी इंडिविजुअली क्या हो गया, T को एक्सप्लोर करते हैं, Z को एक्सप्लोर करते हैं, C को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले T, टेंशन कितनी होती है, टेंशन हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया। अब आपको ये टेंशन कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है ना, तो स्टील में स्ट्रेस हमने बोला था डिज़ाइन स्ट्रेस 0.87 FY है, इंटू एरिया, स्टील का एरिया तो AST, इसीलिए T इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST हो गया।
अब FY आपका ग्रेड ऑफ स्टील है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, FE 415 होगा तो 415 पुट कर देना। AST पे बेस्ड फॉर्मूले आ जाएंगे कि एरिया ऑफ स्टील क्या है, परसेंटेज टेंशन स्टील से निकल आएगा। परसेंटेज क्या होगा, एरिया स्टील का कितना है डिवाइडेड बाई पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है इंटू 100, राइट। तो PT इज इक्वल टू AST बाई BD इंटू 100। तो अब इसमें PT के बेसिस पे फॉर्मूला, AST के बेसिस पे फॉर्मूला, BD तो यानी क्या हो गया, डायमेंशन हो गया क्रॉस सेक्शन का, ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो सबसे पहले PT पे आते हैं। परसेंटेज टेंशन स्टील कैसे निकालना है, आप समीशन FX 0 कर दो। तो क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो C को T के बराबर कर दिया। 0.36 FC के B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू AST। अब यहाँ से आप रीअरेंज करके AST बाई BD की वैल्यू निकाल लो। तो ST बाई BD कितना आ गया, XU बाई D इंटू 0.36 FC के बाई 0.87 FY। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया ना परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील का फॉर्मूला। फॉर्मूले का यूज़ क्या है, फॉर्मूले का यूज़ ये है यार कि आपको ये पता चल जाएगा कि परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील किस पर डिपेंड करता है, XU पर, D पर, FCK FY पर। XU और FCK के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, D और FY के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील बढ़ेगा, क्योंकि XU उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए XU भी बढ़ेगा। ये नॉलेज मिली आपको इस फॉर्मूले से। एनीवे, तो अभी हमने कवर किया परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील। देन PT क्या है, AST बाई BD इंटू 100। तो AST के लिए क्या है, AST के बेसिस पे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो AST में क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील हम कितना डाल सकते हैं क्रॉस सेक्शन में, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील बीम में कितना डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम जो स्टील डालोगे बीम में आप, वो 0.4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। मिनिमम स्टील कितना डाल सकते हो, AST बाई BD इज इक्वल टू 0.85 बाई FY। अच्छा, ये तो मैक्सिमम और मिनिमम हुआ, एक्चुअल में कितना स्टील डाला है, एक हुई मैक्सिमम वैल्यू, एक हुई मिनिमम वैल्यू। लेकिन तीसरी क्या है कि आपने कितना स्टील डाला है। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, उसको निकालने का भी आसान सा तरीका है। देखो, AST क्या है, टोटल एरिया ऑफ स्टील है। अब टोटल एरिया ऑफ स्टील मतलब सपोज ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हमने डाले। तो उसमें सपोज एक बार का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन का एरिया π/4 इंटू D स्क्वायर किया डाया ऑफ बार, तो मेरा आ गया सपोज 100 mm²। तो ऐसे मैंने 4 बार डाले हुए हैं ना, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, 400 बार, 400 mm²। तो वही है, कैपिटल AST इज इक्वल टू N इंटू स्मॉल AST। N यानी कितने हो गए, नंबर ऑफ बार, और स्मॉल AST क्या हो गया, एक बार का कितना एरिया है, ठीक है, π/4 इंटू 5²। तो ऐसे आप देखो, आप मतलब जब एक स्टील का डाया, एक बार का डाया फिक्स करोगे तो उसका छोटा सा एरिया आ जाएगा, और फिर वैसे कितने बार आप डाल रहे हो क्रॉस सेक्शन में, तो नंबर ऑफ बार्स पता चल जाएगा। नंबर ऑफ बार से एक एरिया को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। तो एक हो गया आपका एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील कितना पड़ा, फिर क्या है मैक्सिमम लिमिट कितनी एरिया ऑफ स्टील की, मिनिमम लिमिट कितनी एरिया ऑफ स्टील की, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है कि अगर आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है या बैलेंस सेक्शन है, तो उसमें आपके पास AST निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, MU क्या हो गया, T इंटू Z की जगह D माइनस 4/0.42 इंटू XU पुट करो, XU की जगह Z इज इक्वल टू 0.36 FC के B इंटू XU का पुट करो। तो आपको कायदे से ये पूरा यूज़ करना पड़ेगा तब जाके AST आएगा। तो इससे अच्छा ये पूरा यूज़ करने के बजाय आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो AST का। अंडर रेनफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन के केस में AST इज इक्वल टू 0.5 FCK बाई FY कॉन्क्रीट बाई स्टील इंटू 1 माइनस अंडर रूट फिर से 1 माइनस 4.6 MU बाई FCK BD स्क्वायर इंटू BD। कैसे याद रहेगा, देखो 0.5 कांस्टेंट है, FCK बाई FY कांस्टेंट है, अंदर 1 माइनस समथिंग, तो ये भी कांस्टेंट ही हुआ ना। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट ब्रैकेट में कांस्टेंट, तो अभी तो पूरा कांस्टेंट ही रहा है ना। एरिया ऑफ स्टील के लिए एरिया चाहिए ना, तो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लास्ट में आपने क्या कर दिया, BD से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आपने टेंशन भी कवर कर लिया। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बेसिस पे दो चीज़ कि वर्किंग मोमेंट से कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगली चीज़ आपने देखा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के स्टेप्स क्या हैं। तीसरी चीज़ आपने देख लिया क्या, टेंशन के बेसिस पे कितने फॉर्मूले हो गए। चौथी चीज़ हम देख लेते हैं क्या, T इंटू Z है ना, तो अब Z देख लो कि Z क्या होता है। तो Z बेसिकली होता है डिस्टेंस बिटवीन टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्स, इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, राइट। तो अब देखो, जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन हुआ, तो मैं अभी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात कर रहा हूँ ना, तो ये टेंशन में हमने 2 बार्स डाले हुए हैं। तो टॉप फाइबर से लेके ये जो टेंशन वाले बार हैं, इनके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं D। तो डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर, ये देखो टॉप, एंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। तो टेंशन रेनफोर्समेंट में जो बार डले हैं उनके सेंट्रॉइड से ये जो डिस्टेंस होती है इसको D बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब Z का क्या फॉर्मूला हो गया, Z हो गया D माइनस 0.42 इंटू XU, जहाँ पे आपने D देख लिया कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से भी देख लो, ये क्या है, ये है स्ट्रेस डायग्राम इन द केस ऑफ RCC। अगर सोम होता तो सोम में तो लीनियर मान लेते, RCC है तो इसलिए क्या माना है यहाँ पे, कर्व और फिर स्ट्रेट पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया कॉन्क्रीट में और ये हो गया स्टील में।
तो कंक्रीट में अब इतना जगह स्ट्रेस है तो फोर्स तो किसी एक ही जगह लगेगी, फोर्स सेंट्रॉइड से पास करेगी, तो कंप्रेशन हमने सेंट्रॉइड से पास करा दिया और ये टेंशन है। कंप्रेशन और टेंशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये जो आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ये इस पैराबोलिक एरिया के सेंट्रॉइड पे लग रहा है ना, तो सेंट्रॉइड ऊपर से कितनी डिस्टेंस पे है 0.42 इंटू XU पे। तो अगर ऊपर से लेके टेंशन फाइबर तक की जो डिस्टेंस है वो D है और ये 0.42 इंटू XU है, तो C और T के बीच में कितनी डिस्टेंस बची, D माइनस 0.42 इंटू XU, यही तो डिस्टेंस है, ख़त्म। तो आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देख लिया, T के बेसिस पे फॉर्मूले देख लिया, Z के बेसिस पे। अब एक चीज़ बची वो है कंप्रेशन, तो कंप्रेशन को भी देख लेते हैं। पहले कंप्रेशन की आप वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कंप्रेशन की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, कंप्रेसिव फोर्स है ना ये, तो आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पता है, ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट में। अब ये स्ट्रेस है, फोर्स निकालनी है, तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो बेसिकली इसी का आप एरिया निकाल लो, ठीक है, और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद उसको विड्थ से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कंप्रेशन की वैल्यू आएगी। तो कंप्रेशन कितना हो गया, इस फॉर्मूले इस चीज़ को करने पे कंप्रेशन की वैल्यू आती है 0.36 FCK B इंटू XU। अब वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा पैराबोलिक है ना, तो उसमें फोर्स तो किसी एक जगह लगेगी, तो फोर्स किस जगह लगेगी, तो वो C लगेगा ऊपर से A डिस्टेंस पे। A कितना हो गया, D माइनस 0.42 इंटू, नहीं A आपका हो जाएगा सिर्फ 0.42 इंटू XU, ये डिस्टेंस हो गई ऊपर से 0.42 इंटू XU, D माइनस 0.42 इंटू XU तो Z है। एनीवे तो आपको पता चल गई कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू और वो किस जगह पर लग रहा है। तो C का फॉर्मूला कितना आया था, कितनी थी कंप्रेसिव फोर्स, 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU। अब FCK आसान है, कॉन्क्रीट का ग्रेड, B क्या हो गई, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, XU क्या हो गया, XU हो गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालें। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए आप इक्विलिब्रियम का यूज़ करो, समेशन FX इज इक्वल टू 0, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को बराबर करो, तो 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू AST, XU की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अच्छा, अब क्या है, XU के साथ हमेशा एक चीज़ ये है कि जब तक आप क्रॉस सेक्शन नहीं निकालोगे, पूरा एम आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का है ना, तो जब तक आप ये नहीं पता करोगे कि सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन, तब तक कुछ यूज़ नहीं है इसका। इसलिए हमेशा XU को निकालने के बाद उसको XU मैक्स के साथ कंपेयर किया जाता है, ये जानने के लिए कि सेक्शन है कैसा। अगर XU मैक्स के बराबर है तो बैलेंस सेक्शन होगा, XU मैक्स से कम है तो अंडर रेनफोर्स्ड, XU मैक्स से ज़्यादा है तो ओवर रेनफोर्स्ड। अब XU मैंने बता दिया कैसे निकालना है, कंप्रेशन को टेंशन के बराबर करके। XU मैक्स कैसे निकालोगे भैया, तो XU मैक्स का फॉर्मूला होता है 0.48D Fe415 के लिए, ग्रेड अगर ग्रेड अगर बढ़ाओगे तो XU मैक्स की वैल्यू घटेगी, तो 0.48 में से 2 घटाओ 0.460। अब 2 घटाना है या 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 जोड़ना है, तो 0.48 प्लस 5 0.53D अगर Fe 250 है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है कि इसी XU मैक्स को हम XU लिमिटिंग के भी नाम से जानते हैं। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल, XU मैक्स होता क्या है ये समझ लो। बेसिकली XU मैक्स होता है कि हमारे लिमिटिंग डेप्थ क्या है न्यूट्रल एक्सिस की, राइट, मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अप टू विच सेक्शन रिमेन्स अंडर रेनफोर्स्ड। जब तक हमारा सेक्शन, ये वो डेप्थ है मैक्सिमम जब तक हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड रहेगा। इस डेप्थ से जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगा तो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा, और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते, ये दिक्कत है। तो एनीवे जब XU मैक्स के बराबर है तो सेक्शन हमारा लिमिटिंग सेक्शन कहलाएगा। जैसे ही XU मैक्स से ज़्यादा बढ़ा तो अंडर रेनफोर्स्ड वाली बात चली जाएगी, अब हमारा स्ट्रक्चर ओवर रेनफोर्स्ड बन जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि क्यों नहीं अलाउड है। अच्छा, अगर मेरा XU मैक्स के बराबर आया था तो वो बैलेंस सेक्शन हो गया था। बैलेंस सेक्शन की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के मुझे डायरेक्ट फॉर्मूले मिल जाते हैं। क्या है वो डायरेक्ट फॉर्मूले, अगर Fe415 है तो 0.138 FCK BD², Fe2 अगर Fe 500 है तो 5 घटा दो, 0.138 में से 5 घटाया 0.133 FCK BD²। अगर Fe 250 है, कट गया तो 2 इंटू 5 जोड़ दो, यानी 10 जोड़ा यानी 0.148 FCK BD²। तो इससे पता क्या चला, ग्रेड ऑफ स्टील जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे MU लिमिटिंग की वैल्यू घटेगी, ठीक है। एनीवे तो बैलेंस सेक्शन का ये एडवांटेज हुआ। अगर XU मैक्स से कम है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मतलब क्या है, अंडर रेनफोर्स मतलब रेनफोर्समेंट कम है, किससे कम है, कंक्रीट से। तो स्टील अगर कंक्रीट से कम है तो जो चीज़ कम है वो पहले फेल होगी ना, तो स्टील पहले फेल होगा। स्टील पहले फेल होगा तो ये आपके स्ट्रक्चर के लिए अच्छा है। सपोज स्ट्रक्चर फेल होता है और उसमें स्टील पहले फेल हो गया, तो स्टील का फेलियर डक्टाइल होता है। डक्टाइल यानी वो एक बार नहीं टूटेगा, वो धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होगा, मतलब जो अंदर है कमरे में उसको दिखेगा कि हाँ सीलिंग नीचे आ रही है धीरे धीरे, तो एक तरह से वार्निंग मिल जाएगी ना उसको कि स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से पहले। तो इसीलिए हम हमेशा जाते हैं किसके लिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए।
तो m इज इक्वल टू t इंटू जेड या फिर c इंटू जेड, राइट। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में कंक्रीट पे कितनी स्ट्रेन आई 0.0035 और स्टील में जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा है 0.002 प्लस 0.87 Fy बाई ES। स्टील एलोंगेट हो रहा है इस वैल्यू के भी बियॉन्ड, तो ये हमारे लिए अच्छा है, इसी कारण तो वार्निंग मिल गई। लेकिन अगर एक्सयू मैक्स से ज़्यादा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो ओवर रेनफोर्स के लिए हम क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड यानी रेनफोर्समेंट ज़्यादा है, यानी स्टील कंक्रीट से ज़्यादा है। तो अगर स्टील ज़्यादा है तो स्टील पहले फेल थोड़ी करेगा, जो चीज़ कम है वो फेल करेगी, यानी कंक्रीट पहले फेल करेगा। कंक्रीट का फेलियर होता है ब्रिटल, मतलब वो खट्ट से टूटता है, जैसे कांच ज़मीन पे गिरते ही टूटता है ना, और स्टील की कोई चीज़ ज़मीन पे अगर गिरेगी तो मैक्सिमम वो मुड़ सकती है। तो इसीलिए कंक्रीट फेल होगा तो कोई वार्निंग नहीं आएगी। तो जैसे घर अगर धराशायी हुआ तो जो लोग हैं उन पे एक बार की गिर जाएगी छत, पता नहीं चलेगा, बेंड वेंड नहीं होगी, इसीलिए ओवर रेनफोर्स को हम प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में दिक्कत क्या है? देखो कंक्रीट में तो जो स्ट्रेन है वो ठीक है 0.0035 है, लेकिन स्टील में उतनी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं है, स्टील में कम है 0.002 प्लस 0.87 Fy से, इसलिए वो वार्निंग वाली बात आ नहीं पाती है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन ये बोलते हैं वो कि यार हम तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील ज़्यादा डाल रहे हैं तो उसको ज़्यादा डक्टाइल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप स्टील ज़्यादा डाल दोगे इसका मतलब स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो गई, तो कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा, ठीक है। तो कंक्रीट पहले फेल कर गया तो स्टील भले ही आपने ज़्यादा डाला है, वो अपनी डक्टिलिटी को रियलाइज़ ही नहीं करने पाया, उसके पहले ही कंक्रीट फेल हो गया, इसीलिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एनालिसिस हो गई किसकी? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की। इसी तरह से एक बार देख लेते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम की एनालिसिस। डबली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब क्या है? पहली बात, मैं डबली रेनफोर्स्ड बीम डालूँ क्यों यूज़ करूँ मैं उसका, जब मेरे पास सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है। सिंगली रेनफोर्स यानी सिंगल रेनफोर्समेंट, सिर्फ बॉटम में रेनफोर्समेंट दिया है टू टेक टेंशन। डबली रेनफोर्स यानी बॉटम में तो दे ही रहे हैं, टॉप में भी दे रहे हैं, तो क्यों करें ऐसा, नीड क्या है इसकी? तो देखो, MU लिमिटिंग, मतलब जब सेक्शन आपका लिमिटिंग है, जब तक अंडर रेन मैक्सिमम लिमिट, जब तक सेक्शन अंडर रेनफोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, मतलब उतना लोड ले सकता है आपका सेक्शन MU लिमिटिंग जितना। कैसे बता सकते हैं? देखो, मानो आपकी बीम है, अभी ये इसका एक्सयू लिमिटिंग एक्सयू मैक्स से कम है, तो अंडर रेनफोर्स हुई, तो अब आपका क्या है, ये सपोज़ 100 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट ले सकती है। अब आपने एक्सयू बढ़ाते गए, ठीक है, अब जब आपका एक्सयू मैक्स के बराबर हुआ तो लिमिटिंग सेक्शन हुआ, इस पे सपोज़ 150 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट ले सकती है आपकी बीम। अब जैसे ही मोमेंट जो बीम पे लग रहा है 150 के ज़्यादा हुआ, तो आप उस बीम को यूज़ नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि उसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इससे ज़्यादा है ही नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप एक्सयू को बढ़ाओगे तो वो ओवर रेनफोर्स बन जाएगा, ओवर रेनफोर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, वरना एक बार की घर धराशायी कर जाएगा। तो आप क्या हो गए, आप फंस गए कि आपका स्ट्रक्चर का लोड आप 150 किलो न्यूटन मीटर से बढ़ा नहीं सकते। तो सपोज़ इससे ज़्यादा मोमेंट आ रहा हो उस बीम पे, तो क्या करोगे आप? तो या तो ब्रेड्थ बढ़ाओ या डेप्थ बढ़ाओ बीम की, उसको चौड़ा करो। लेकिन सपोज़ वो भी नहीं बढ़ा सकते आप, क्यों? C इज़ इक्वल टू 0.36 FC के BD², तो वहाँ पे B भी है D भी है ना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ गई, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। लेकिन सपोज़ ऐसा भी हो सकता है ना, बीम की विड्थ और डेप्थ को एक लिमिट तक बढ़ाओगे, ऐसा थोड़ी कितना भी बढ़ा दोगे, ऊपर से घर भी भद्दा लगने लगेगा बीम की ब्रेड्थ और डेप्थ बढ़ाओगे। इसीलिए ऐसे केसेस जहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है बीम पर, वो उसकी लिमिटिंग कैपेसिटीज़ के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट है उससे ज़्यादा आने लगे, और आप भी ये भी रिस्ट्रिक्शन हो कि ना आप ब्रेड्थ और डेप्थ को बढ़ा सकते हो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सीधी सी बात है, जो मोटी और चौड़ी बीम होगी वो ज़्यादा लोड ले पाएगी ना, तो BD भी नहीं बढ़ा सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आप कंक्रीट नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आप स्टील बढ़ा दो ना, नीचे और ऊपर दोनों जगह डाल दो। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम की सीधी से डेफिनेशन क्या हुई कि इसमें रेनफोर्समेंट नीचे भी पड़ता है ऊपर भी पड़ता है। तो अब इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। अगेन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से एनालिसिस करेंगे। तो देखो, डबली रेनफोर्स्ड बीम बेसिकली होती क्या है कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, उसमें भी वो अंडर रेनफोर्स्ड बैलेंस्ड या ओवर रेनफोर्स्ड किस में है, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो कि बैलेंस सेक्शन में है, प्लस कंप्रेशन स्टील वाला आपने ऐड कर दिया। डायग्राम से समझो, ये हो गई आपकी डबली रेनफोर्स्ड बीम, नीचे भी स्टील पड़ा है ऊपर भी स्टील पड़ा है। अब कंप्रेशन और टेंशन वाले बार के बीच की जो डिस्टेंस है वो इफेक्टिव डेप्थ D हो गई, और जो कंप्रेशन वाला फाइबर है वो ऊपर से कितनी डिस्टेंस पे है, D' पे। तो आपने क्या किया है, नीचे भी बार डाला है ऊपर भी डाला है बार डबली रेनफोर्स में, सिंगली रेनफोर्स बीम में सिर्फ नीचे डाला है। प्लस आप क्या करो, एक कंप्रेशन स्टील का डाल दो एक्स्ट्रा, ऊपर भी ASC नीचे ST2। अब ये समझाता हूँ ये कैसे। देखो कंसेप्ट ये होगा कि अच्छा, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर बनाते हैं। सिंगली रेनफोर्स बीम को पहले ही बताया
कि कैसा होगा, पैराबोलिक और फिर स्ट्रेट। तो यहाँ पे C1 हो गई, यहाँ पे नीचे T1 हो गई, ठीक है। हम अज्यूम करेंगे टेंशन में कंक्रीट नहीं है तो स्टील ले रहा है सिर्फ, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई Z1। अब यहाँ पर सपोज़ मैंने सिर्फ ऊपर ही स्टील डाला होता तो ये स्टील कंप्रेशन ले रहा है, नीचे वाला टेंशन ले रहा है। अगर सिर्फ ऊपर ही स्टील डालते तो इस कंप्रेसिव फोर्स को बैलेंस कौन करता, इसीलिए नीचे AST2 डाला हुआ है। ये AST1 है, ये AST2 है। ये क्या करेगा, कंप्रेशन को टेंशन से बैलेंस करेगा। तो बेसिकली क्या हो गया, C1 T1 Z1, C2 T2 Z2। तो बैलेंस सेक्शन के लिए आपको C1 T1 Z1 की वैल्यू सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से ही पता है। C1 होगा 0.36 FCK B इंटू XU, T1 होगा 0.87 FI इंटू AST1, Z1 होगा D-0.42 इंटू XU। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कितना है, MU लिमिटिंग तक का लोड ये खुद ले लेगी, ठीक है, MU लिमिटिंग। अब जो मोमेंट MU लिमिटिंग से ज़्यादा आ रहा है उसके लिए आपने कंप्रेशन स्टील डाल दिया, यानी टोटल मोमेंट MU आ रहा था, उसमें से MU लिमिटिंग आपका ले लिया सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, तो बचा हुआ MU माइनस MU लिमिटिंग जो है वो कंप्रेशन स्टील ले लेगा। तो यहाँ पे बताओ C2 T2 Z2 की कितनी वैल्यू है। तो C2 क्या है, कंप्रेशन में जो स्टील है उसका है टेंशन, उसमें है कंप्रेसिव फोर्स, तो वो क्या होगी, स्ट्रेस इनटू एरिया, यानी FSC इंटू ASC। FSC क्या होगी, स्ट्रेस इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, इंटू ASC, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, सॉरी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। T क्या हो गया, T तो बड़ा ही आसान है, T2 हो जाएगा 0.87 FI इंटू AST2, और Z2 क्या हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस D माइनस D डैश, ठीक है। यहाँ पे याद रखो D-0.42 XU, यहाँ पे D माइनस D डैश। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एनालिसिस। अब फॉर्मूला बेस देख लेते हैं। तो देखो अंतर क्या आया, जब आपने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यूज़ की थी तो वहाँ पे एक ही टेंशन स्टील था और सिर्फ कंप्रेशन था, तो वहाँ पे आपने C इंटू Z T इंटू Z इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह स्टील है ना, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, CZ का यूज़ करोगे तो C1 Z1 प्लस C2 Z2, TZ का यूज़ करोगे तो T1 Z1 प्लस T2 Z2, राइट। अच्छा, तो अब क्वेश्चन क्या है, C1 और Z1 ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे क्या है, C1 C2 Z1 Z2 T1 T2 T2 Z2। तो देखो C1 C2 T1 T2 Z1 Z2 सब तो यहाँ पर बता ही दिया है, इसी वैल्यू को तो पुट करना है बस यहाँ पे। अच्छा, C2 इसमें स्पेशल है, C2 क्या था, FSC इंटू ASC। तो FSC क्या हो गई, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। तो कंप्रेशन स्टील में जो स्ट्रेस है वो कैसे निकालोगे, अगर माइल्ड स्टील है तो आप 0.87 FI ले लो। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि कंप्रेशन स्टील यील्ड कर गया है तो भी 0.87 FI ले लो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ लिख दिया Fe415 और Fe500, तो उसके केस में FSC कैसे निकलेगा, फिर आपको SP16 टेबल के से निकालना पड़ेगा। कैसे, FSC क्या है, स्ट्रेस है ना स्टील में, कंप्रेशन स्टील में, तो उस स्ट्रेस को आप स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो। कैसे, SP16 टेबल खोलो, उसमें ESC निकालो, दैट इज़ स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, कुछ इसी टाइप का होगा। स्ट्रेन निकाल लो, इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग FSC निकाल लो, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, ये आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी तो देखो टॉप पे 0.0035 है, फिर D डैश डिस्टेंस नीचे आपका कंप्रेशन स्टील आया, तो कंप्रेशन स्टील जहाँ पे है उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन हो गई एप्सिलॉन SC। अब यहाँ से जहाँ पर स्ट्रेन ज़ीरो है वो गई न्यूट्रल एक्सिस, तो ये डिस्टेंस पूरी XU हो गई। ये D डैश है तो ये कितना हो गया, XU माइनस D डैश। अब क्या है, बस ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगा दो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाई बेस, या आप ये भी देख सकते हो कि ये एंगल सेम है ना, tan थीटा लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज एप्सिलॉन SC बाई XU माइनस D डैश इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाई XU। ये देखो यहाँ से एप्सिलॉन SC कैलकुलेट कर लो, तो समझ गए। तो ये क्या था, फॉर्मूला तो बड़ा ही आसान था, C1 Z1 प्लस C2 Z2 इज इक्वल टू T1 Z1 प्लस T2 Z2। उसमें बस C2 के एनालिसिस में थोड़ा सा हमने देख लिया। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे कैसे सेक्शन का, ये तो वही पुराना वाला हिसाब किताब है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको टाइप ऑफ सेक्शन नहीं पता हो, ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ सेक्शन के ही करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है। तो टाइप ऑफ सेक्शन निकालने के लिए आपको XU और XU मैक्स को कंपेयर करना होगा, तो निकाल लो XU के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन FX इज इक्वल टू 0 यूज़ करते हो, कंप्रेशन को टेंशन बराबर कर दो। कंप्रेशन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और शायद आप इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हो, C1 इज इक्वल टू T1 और C2 इज इक्वल टू T2, तो वहाँ से XU आ जाएगा। फिर XU मैक्स निकालना है, इसका वही एज ओल्ड फॉर्मूला, Fe415 के लिए 0.48D, Fe500 के लिए 2 घटा दो 0.46, Fe250 के लिए 2 इंटू 2 प्लस 1 0.53 कर दो 0.53D। एक बार XU और XU मैक्स आ गया तो XU अगर XU मैक्स से बराबर है तो लिमिटिंग सेक्शन का एडवांटेज क्या है कि फॉर्मूले हमको मिल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है।
0.138 FC के BD स्क्वायर अगर Fe415 है, उसी तरह 0.133 0.148 XU अगर XU मैक्स से कम है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, उसमें क्या है C into Z T into Z XU का यूज़ कर लो। अगर XU मैक्स से ज़्यादा है तो उसमें आप XU की वैल्यू XU मैक्स ही पुट करना C into Z यूज़ करते समय। बस, तो ये डबली रेनफोर्स बीम की एनालिसिस हो गई। इसी तरह T बीम और L बीम की भी होनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका है नहीं मेरे पास, तो उसको हम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए अवॉइड। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं किसके बारे में, स्लैब्स के बारे में। इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या इसमें। स्लैब्स में ऑब्वियसली दो टाइप के डिज़ाइंस होते हैं, 1 वे स्लैब का और 2 वे स्लैब का। लेकिन उस डिज़ाइन के क्वेश्चन पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, अभी हम एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन हम सेपरेटली डील करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि कितने तरह के स्लैब होते हैं एक्चुअल में। 1 वे 2 वे स्लैब पे भी आएंगे हम, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि सपोर्ट कंडीशन के बेसिस पे कितने टाइप के स्लैब आएंगे। अच्छा, तो बेसिकली हम टाइप्स ऑफ स्लैब पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सपोर्ट कंडीशन के बेसिस पे और दूसरा हम पढ़ेंगे स्पैन रेशियो के बेसिस पे 1 वे एंड 2 वे स्लैब। तो सपोर्ट कंडीशन के बेसिस पे सपोज़ अगर हमारा स्लैब सिर्फ एक एज पर सपोर्टेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो सिर्फ इस एज पे सपोर्टेड है, बाकी किसी पे नहीं है, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे आप कैंटिलीवर स्लैब। इसमें रेनफोर्समेंट कैसे दोगे, ऑब्वियसली कैंटिलीवर में टेंशन ऊपर आता है तो मेन रेनफोर्समेंट टॉप पर आप प्रोवाइड करोगे। देन अगर स्लैब आपका 2 एजेस पर सपोर्टेड है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो 2 एजेस हैं कौन सी। क्या वो 2 एजेस ऑपोजिट एजेस हैं या फिर वो दोनों एडजेसेंट एजेस हैं। एडजेसेंट यानी एक के बाद एक वाली, और ऑपोजिट यानी ये पैरेलल हो गई। जो भी पैरेलल एजेस पे सपोर्टेड होगा वो ऑलवेज 1 वे स्लैब होगा आई गेस, पता नहीं, इसको भी देखते हैं। फिर कोई भी स्लैब जो कि 3 एजेस पे सपोर्टेड है, ये देखो इसमें सिर्फ एक फ्री एज है। अब 4 एजेस पे जो सपोर्टेड है स्लैब, उसमें ये डिवीज़न आता है क्या, 1 वे और 2 वे स्लैब का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं स्पैन रेशियो की मदद से। अगर Ly/Lx 2 से ज़्यादा है तो 1 वे स्लैब, Ly/Lx 2 या 2 से कम है तो 2 वे स्लैब। इन दोनों से क्या पता चला कि Ly/Lx की वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा या 2 से कम की बात है ना, यानी वो 1 से तो ज़्यादा ही होगी। 1 से तो ज़्यादा ही होगी, इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो गया कि Ly आपका Lx से ज़्यादा है। तो आप एक स्लैब देखिए, उसमें जो बड़ी वाली लेंथ है वो आपका Ly हो जाएगा और जो छोटी वाली लेंथ है वो आपका Lx हो जाएगा। ठीक है, तो नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, अब हम देखते हैं 1 वे और 2 वे स्लैब के बारे में। तो थोड़ा कंपेयर करते हैं कि आखिर अंतर आ क्यों रहा है 1 वे 2 वे स्लैब में। ठीक है, तो 1 वे स्लैब में देखते हैं। देखिए, जब स्लैब 2 ऑपोजिट एजेस पे सपोर्टेड होगा तब तो हमेशा 1 वे ही स्लैब होगा, तब तो हमको ये वाली कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है Ly/Lx वाली। लेकिन जब 4 साइड पर सपोर्टेड है तब हम ये वाली कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, Ly/Lx ग्रेटर दैन 2 तो ही 1 वे स्लैब। अब देखते हैं 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में अंतर क्या है लोड को लेके। तो लोड ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो 1 वे स्लैब जो है ट्रांसफर्स द लोड टू ऑपोजिट सपोर्टिंग वॉल्स या फिर बीम्स। मतलब वो स्लैब जो हो सकता है वो या तो बीम पे रखा हुआ हो या वॉल पे रखा हुआ, तो लोड को वो किस पे करता है ट्रांसफ़र। सपोज़ ये 2 साइड्स हैं, ये 2 साइड सपोर्टेड हैं, तो वो सपोर्टेड साइड पर ही लोड को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर 2 वे स्लैब की हम बात करें तो उसमें कैसे ट्रांसफ़र करता है लोड। इट इज़ ट्रांसफरिंग द लोड्स टू वॉल्स और बीम्स, इट फॉर्म्स अ डिश या फिर सॉसर लाइक शेप। मतलब ये लोड को कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, देखो ये सब Ly/Lx की बात होती है। Ly हमेशा लॉन्गर है और Lx छोटा है, तो ये हमने सबसे पहले पॉइंट आउट कर लिया। अब Ly जो बड़ी साइज़ है, 2 शेप बन जाते हैं, पहले आप उन शेप को ध्यान दो। एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रेपीजियम बनेगा। अब ट्रेपीजियम ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो जो बड़ा बन रहा है वो बड़ी साइड पर लगेगा, और क्या Ly पर आपका ट्रेपीजियम का पूरा लोड चला जाएगा और Lx वाली साइड पे आपका ट्रायंगुलर लोड चला जाएगा। मतलब जो छोटी वाली साइड है उस पर ट्रायंगुलर लोडिंग जाएगी और जो बड़ी वाली साइड है उस पर ट्रेपेजॉइडल लोडिंग जाएगी। ठीक है, तो ये लोड हमने समझ लिया। अब उसके बाद देखते हैं, सपोज स्लैब चारों साइड पर सपोर्टेड है। ठीक है, तो अगर स्पैन रेशियो का क्या मतलब हुआ, स्पैन रेशियो का मतलब हुआ Ly/Lx की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, Ly/Lx अगर 2 से ज़्यादा है तो देखो Ly/Lx 2 से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो छोटी वाली लेंथ है ना स्लैब की, जो बड़ी वाली लेंथ है वो उसके दुगना से भी ज़्यादा है। तो यानी जब बड़ी वाली साइड उसके दुगना से भी ज़्यादा होगी तो उसमें एक मोमेंट दूसरे मोमेंट पे डोमिनेंट हो गया। इसलिए 1 वे स्लैब को डिज़ाइन करने में आपको एक ही मोमेंट की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि एक स्पैन दूसरे स्पैन से के दुगना से भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब देखो Ly/Lx यहाँ पर क्या है, स्पैन ऑफ स्लैब हम क्या लेंगे, क्योंकि हम एक ही मोमेंट कंसिडर कर रहे हैं, यानी एक स्पैन ज़्यादा प्रेडोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पैन ऑफ स्लैब लेते हैं शॉर्टर स्पैन, तो Lx को हम कंसिडर करेंगे एज स्पैन ऑफ स्लैब। अभी Ly ऑलरेडी बड़ा है तो छोटे वाले को कुछ मौका दे दो ना,
तो शॉर्टर स्पैन को ही हमने स्पैन ऑफ स्लैब यानी LX को अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि सपोज़ Ly/LX की वैल्यू 2 या 2 से कम है, इसका क्या मतलब है कि जो बड़ी वाली साइड है वो छोटी वाली साइड से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो उसके दुगने के बराबर है या दुगने से कम है। ठीक है, वन वे स्लैब जितना नहीं कि मतलब जो बड़ी वाली साइड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी छोटी से। ठीक है, तो यहाँ कंपेरेबल है, मतलब दुगना से ज़्यादा बड़ी नहीं है बड़ी वाली साइज़ छोटी वाली साइड से। तो यानी यहाँ पे दोनों स्पैन प्रोमिनेंट होंगे, यानी हमको दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट इंपॉर्टेंट होगा टू वे स्लैब में। समझ में आ गया? वन वे स्लैब क्यों? वन वे स्लैब में एक डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, शॉर्टर स्पैन ही कंसिडर किया जाता है। टू वे स्लैब में दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट लेते हैं और दोनों ही लेंथ इंपॉर्टेंट होती हैं। एनीवे, दे बेंड ओनली। अब वन वे स्लैब पे आ जाते हैं। वन वे स्लैब जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में बेंड करते हैं। वन वे स्लैब यानी एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, इसीलिए उसको आप डिज़ाइन करते हो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ स्पैनिंग डायरेक्शन के लिए, मतलब एक ही मोमेंट कंसिडर करोगे। वो क्या होगा? MUX, LX क्या है? छोटी वाली डायमेंशन है तो उसी के अलॉन्ग जो मोमेंट आ रहा है। MUX क्या होगा? WU LX का स्क्वायर बाई 8। ठीक है, लेकिन टू वे स्लैब की बात करें तो अगेन इसमें दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग होती है, इसीलिए इसको आप दोनों डायरेक्शन के लिए डिज़ाइन करते हो। इसीलिए इसमें आप MUX MUY यानी एक्स डायरेक्शन में मोमेंट और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में मोमेंट आप कंसिडर करते हो टू वे स्लैब में। अब बात करते हैं मेन टेंशन रेनफोर्समेंट की बात कर सकते हैं, तो उसमें मेन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, टॉर्शन स्टील, इसको देखते हैं। तो जो मेन स्टील होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है अगेन शॉर्टर स्पैन के पैरेलल। क्यों? क्योंकि आपने वन वे स्लैब में डायरेक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट मानी है? वो है स्पैन माना है आपने LX को, छोटी वाली डायमेंशन को। तो छोटी वाली डायमेंशन के पैरेलल ही मेन रेनफोर्समेंट आएगा। और वन वे स्लैब में जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप प्रोवाइड करोगे वो बेसिकली टेम्परेचर और श्रिंकेज के इफेक्ट को निगेट करने के लिए होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहाँ डलेगा? अगर मेन स्टील शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल डला है तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील उसके परपेंडिकुलर, मेन रेनफोर्समेंट के परपेंडिकुलर लगाओगे आप। टॉर्शन रेनफोर्समेंट, जो भी एज डिसकंटिन्यूस है उस एज पे आप टॉर्शन रेनफोर्समेंट लगा दो, क्योंकि शायद वो उठ सकती है, ऐसा कुछ रीज़न होगा। टू वे स्लैब में रेनफोर्समेंट देखते हैं, तो इसमें क्या है, क्योंकि जो मोमेंट है इसमें भी टेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और टॉर्शन रेनफोर्समेंट देखना है। तो क्योंकि टू वे स्लैब में दोनों ही डायरेक्शन प्रोमिनेंट हैं, दोनों ही डायरेक्शन के अलॉन्ग हम मोमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए जो टेंशन स्टील होगा वो भी दोनों ही डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ऐसे भी मेन रेनफोर्समेंट परपेंडिकुलर लगेगा और इसके परपेंडिकुलर भी दूसरा ही मेन रेनफोर्समेंट होगा। एक MUX को रेजिस्ट करने के लिए मेन स्टील और एक MUY को रेजिस्ट करने के लिए मेन स्टील। ठीक है, अच्छा, सेपरेटली आप प्रोवाइड करोगे। तो अब जब आपने ऑलरेडी ऐसा क्रिस क्रॉस में आपने मेन स्टील ही डाल दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालने की ज़रूरत नहीं है। टॉर्शन रेनफोर्समेंट एज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस एज पे आप डालोगे। अब वन वे स्लैब की अगर थिकनेस की बात करें तो ये 100 से 150 mm के बीच होती है बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन कंसिडरेशन स्पैन। टू वे स्लैब को देखोगे तो 100 से 200 mm, यानी रिलेटिवली टू वे स्लैब की डायमेंशन थिकनेस आपने ज़्यादा रखी है। वन वे स्लैब आपका तभी तक इकोनॉमिकल होगा जब तक स्पैन 3.6 मीटर है, और टू वे स्लैब जो है वो आपका 6 × 6 मीटर स्क्वायर इतने लेंथ तक जा सकता है। तो मतलब वन वे स्लैब बहुत कम लेंथ के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टू वे स्लैब को आप ज़्यादा डायमेंशन, कोई कमरा बड़ा सा बनाना है, एक स्लैब ही कास्ट करना है, तो वहाँ पे आप टू वे स्लैब यूज़ कर सकते हो। राइट, अच्छा, तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा? हमने अभी बस स्लैब के टाइप्स पढ़े हैं। सपोर्ट कंडीशन से हमने शुरू किया था, उसके बेसिस पे हमने स्लैब पढ़ने चालू किए। फिर वो 1 एज पे सपोर्टेड, 2 एज पे, 3 एज पे, 4 एज पे सपोर्टेड। फिर जो 4 एज पर सपोर्टेड स्लैब्स थे उनको फर्दर हमने वन वे और टू वे स्लैब में डिवाइड किया बेस्ड ऑन स्पैन रेशियो। स्पैन रेशियो क्या होगा? लार्जर लेंथ डिवाइडेड बाई स्मॉलर लेंथ, Ly/LX। अगर ये 2 से ज़्यादा है मतलब एक लेंथ दूसरी लेंथ से बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी एक डायरेक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई वन वे स्लैब। Ly/LX अगर 2 से कम है यानी दोनों डायमेंशंस जो हैं एक दूसरे के कंपेरेबल हैं, दोनों ही डायरेक्शन प्रोमिनेंट है, यानी टू वे स्लैब। अच्छा, अब इसमें वन वे स्लैब से रिलेटेड और कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, इट्स चिल। लेकिन टू वे स्लैब को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो मेथड है हमारे पास एनालिसिस के टू वे स्लैब को। तो टू वे स्लैब की कुछ हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं, मतलब कुछ पहले से यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन इनको उतना डिटेल में स्टडी करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन मेथड कौन सा है? IS कोड मेथड। IS कोड मेथड को ही हम यूज़ करते हैं डिज़ाइंस में। ठीक है, बट फिर भी जानने में कोई बुराई नहीं है जो हमने कन्वेंशनल मेथड्स देखे हैं, तो पहले इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते लेकिन नॉलेज के लिए। अच्छा, तो अब टू वे स्लैब की बात करें तो टू वे स्लैब की एजेस 2 कंडीशन में रखी जा सकती हैं। एक तो आपने ऐसे एज को रख दिया है कि दे कैन ईज़िली लिफ्ट, वो जब मन चाहे तब उठ जाएं। एग्जांपल आप ये देखो, ये स्लैब रखा है,
सपोर्ट्स के ऊपर। अब ये स्लैब आसानी से, यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई जंक्शन है नहीं, तो सपोज़ इस स्लैब को उठना होगा, बीच में लोड ज़्यादा हुआ तो ये स्लैब क्या होगा, ऐसे बन जाएगा ना। तो ये देखो ये आसानी से फ्रीली उठ जा रहा है, यानी बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एक बीम टाइप का होगा बिल्कुल। ये देखो सिंपली सपोर्टेड बीम के टाइप का, कोई नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं है एंड्स पर, क्योंकि हॉगिंग है ही नहीं, होल्ड कर ही नहीं रहे। अगर फिक्सिटी होती है एंड पर तब ना हॉगिंग मोमेंट डेवलप होता है। ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो एंड पे मोमेंट ज़ीरो है और बीच में पॉजिटिव मोमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे आसानी से ये लिफ्ट कर रहा है, यानी स्लैब को आपने किसी भी तरह से रीस्ट्रेन नहीं किया है, इसको खुला छोड़ दिया है, तो अनरीस्ट्रेंड स्लैब हो गया। मतलब अनरीस्ट्रेंड स्लैब सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होता है, कोई भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं डेवलप होता सपोर्ट पे, ठीक है। तो ये अनरीस्ट्रेंड स्लैब हो गया। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे रीस्ट्रेंड स्लैब्स। रीस्ट्रेंड स्लैब्स में क्या है कि आपने रोक दिया है एक्चुअल में स्लैब को, ये फिक्स्ड बीम की तरह हो गया जिसमें एंड सपोर्ट फिक्स्ड है। इसमें क्या है कि एंड्स को आप उठने ही नहीं दे रहे हो, तो अगर बीच में लोड आया तो ये नीचे बेंड करेगा, और जैसा फिक्स्ड बीम में होता है एंड पर क्या होगा, नेगेटिव मोमेंट डेवलप हो जाएगा, हॉगिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली रीस्ट्रेंड और अनरीस्ट्रेंड स्लैब में अंतर क्या हुआ, वो अंतर यही हुआ कि अनरीस्ट्रेंड स्लैब जो होता है उसमें वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह है, वहाँ पे एंड पे फ्रीली मूव कर सकता है, वो लिफ्ट कर सकता है, यानी कोई नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड पर नहीं जनरेट होगा। लेकिन जो रीस्ट्रेंड स्लैब्स होते हैं वो फिक्स्ड बीम की तरह होते हैं, उनके एंड रीस्ट्रेंड होते हैं, वो अपने आप लिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये फिक्स्ड बीम की तरह हो जाएगा, इसमें एंड में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। इसी का कारण है कि यहाँ पर आपको रीस्ट्रेंड स्लैब्स में एंड्स में आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हॉगिंग डेवलप हो रही है, और बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में नीचे टेंशन डेवलप हो रही है, इसलिए नीचे आप मेन रेनफोर्समेंट दोगे। तो आप ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में देखोगे कि हमारे रीस्ट्रेंड स्लैब्स ही होते हैं। ऐसा थोड़ी आपने घर में देखा है कभी किसी को जहाँ पे अलाउ कर दिया जाए कि साइड साइड उड़ जाए स्लैब की, तो ज़्यादातर घर आपके इसी तरह बने होते हैं। इसीलिए स्लैब में एंड में मेन रेनफोर्समेंट टॉप में दिया जाता है और बीच में नीचे दिया जाता है, राइट। ये देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉजिटिव बीच में है और एंड पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। तो अभी इतनी बात से आपने बस ये समझ लिया कि अनरीस्ट्रेंड स्लैब और रीस्ट्रेंड स्लैब्स होते क्या हैं, लेकिन इनको एनालाइज करने का, इनको डिज़ाइन करने का मेथड क्या है। तो जो अनरीस्ट्रेंड स्लैब है, ठीक है, उसमें मेथड है रैंकिन ग्रोशॉफ थ्योरी का, और जो रीस्ट्रेंड स्लैब है उसमें दो मेथड है, एमपी यानी जो रीस्ट्रेंड स्लैब है वही मेन है आपके स्लैब, तो मेन पॉइंट एम से मार्कस, पॉइंट पी से पिगार्ड्स, तो मार्कस मेथड और पिगास मेथड को आप यूज़ करोगे रीस्ट्रेंड स्लैब के लिए। थोड़ा सा देख लो, इसका बिल्कुल यूज़ नहीं है पर फिर भी आप देख लो थोड़ा सा। रैंकिन ग्रोशॉफ थ्योरी सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए होगी, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये 2 वे स्लैब है तो यानी एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में मोमेंट जनरेट होगा, तो वही WL²/8 WL²/8 दोनों लगा दिया। अब ये जो लोड है ये आपका R और W का फंक्शन है, यानी स्पैन रेशियो पर डिपेंड करेगा और एक्चुअल लोड पर भी डिपेंड करेगा। कोई भी नेगेटिव मोमेंट डेवलप नहीं होता है इसमें अनरीस्ट्रेंड स्लैब्स में, क्योंकि ये फ्री हैं लिफ्ट करने के लिए। रीस्ट्रेंड स्लैब्स की बात करते हैं तो मार्कस मेथड जो है ये सिर्फ सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए होगा जिसमें आपने एंड को रीस्ट्रेन करके रखा है, पिगार्ड्स मेथड। अब इसमें मेथड में देख लेते हैं कि किया क्या है। देखो सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दो चीज़ें डेवलप होंगी। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए आप कैसे मोमेंट कैलकुलेट करोगे, स्टील दोगे, और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे मोमेंट कैलकुलेट करोगे, स्टील दोगे। तो उन्होंने ये कहा यार कि देखो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट झेलने के लिए आपको AST पॉजिटिव देना पड़ेगा और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट झेलने के लिए AST नेगेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। तो मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, उन्होंने कहा कि जैसे आपने रैंकिन ग्रोशॉफ थ्योरी में किया था WL²/8, बिल्कुल वही WL²/8 कर दो, लेकिन उसको आप एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो C से, MX और MY कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो C आपका कोएफिशिएंट ऑफ रिडक्शन फैक्टर हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्पैन रेशियो पर डिपेंड करेगा। और WX WY जैसा यहाँ पर डिपेंड कर रहे थे स्पैन रेशियो और W पे, वैसे यहाँ पर भी स्पैन रेशियो और W पे करेंगे। तो MX MY निकल जाएगा, इन दोनों मोमेंट का यूज़ करके आप स्टील निकाल लेना कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए कितना रेजिस्ट करना है। अब ये जो स्टील आया सपोज़ 200 mm² आया, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए कितना स्टील देना पड़ेगा, जितना पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए आया दैट डिवाइडेड बाई 2। मतलब सपोज़ पॉजिटिव के लिए 100 आया तो 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 mm² आप नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए दे दोगे। अब क्वेश्चन है इसको प्रोवाइड कैसे करोगे। तो देखो अब यहाँ पर ये रीस्ट्रेंड स्लैब है तो टेंशन स्टील बॉटम में तो आपको देना ही है, AST X पॉजिटिव AST Y पॉजिटिव, लेकिन टॉप में क्योंकि एंड पे हॉगिंग होगी इसलिए आपने टॉप में AST नेगेटिव भी दिया है। और ये AST नेगेटिव होगा कितना, ये होगा जो भी AST पॉजिटिव है
उसका आधा AST पॉजिटिव कहाँ, एक्स डायरेक्शन में जो AST पॉजिटिव है उसका आधा आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे, राइट। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब आते हैं हम उस मेथड पे जो एक्चुअल में काम का है, जिसका कोई मतलब है, ठीक है। IS कोड मेथड विच वी एक्चुअली यूज़। तो IS कोड मेथड की एक तो सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इसमें आपको ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा रिस्ट्रेंट स्लैब है, कौन सा अनरिस्ट्रेंट स्लैब है। आँख बंद करो और दिल खोल कर यूज़ करो इसमें, ठीक है। तो IS कोड मेथड क्या है, बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसको पहली बात आप किसी भी तरह के स्लैब के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह की सपोर्ट कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं सबसे पहले अनरिस्ट्रेंट स्लैब और रिस्ट्रेंट स्लैब में अंतर क्या आएगा IS कोड मेथड में। देखो, वो नंबर ऑफ मोमेंट का ही अंतर आएगा बस। अनरिस्ट्रेंट स्लैब है तो यानी क्या है, उसमें हॉगिंग होगी नहीं एंड पर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वाई डायरेक्शन में। उनके करस्पॉन्डिंग दो कोएफिशिएंट आपको मिलेंगे, एक्स डायरेक्शन में अल्फ़ा और वाई डायरेक्शन में अल्फ़ा। लेकिन रिस्ट्रेंट स्लैब में क्या दिक्कत है कि इसमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट तो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन क्योंकि एंड्स रिस्ट्रेंड है इसलिए एंड पर हॉगिंग भी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी है। अब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में होगा, उसी तरह नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में होगा। इसलिए यहाँ पे 4 मोमेंट आ जाते हैं, ठीक है। अब हर एक मोमेंट जो है उसके करस्पॉन्डिंग एक कोएफिशिएंट है अल्फ़ा भी। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए एक्स डायरेक्शन में अल्फ़ा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए वाई डायरेक्शन में अल्फ़ा। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो कि हॉगिंग के कारण एंड पर डेवलप हो रहा है, उसके लिए एक्स डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा एक्स नेगेटिव और वाई डायरेक्शन में हॉगिंग के लिए अल्फ़ा वाई नेगेटिव। तो यही अंतर हुआ बेसिकली। अनरिस्ट्रेंट स्लैब में क्योंकि सिर्फ आपका क्या कहते हैं, सैगिंग हो रही है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इसलिए सिर्फ 2 मोमेंट, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंट। लेकिन रिस्ट्रेंट स्लैब में क्योंकि हॉगिंग भी डेवलप हो रही है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों हैं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे 4 बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, अब ये अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, ये डिपेंड करती है स्पैन रेशियो पे, ठीक है। स्पैन है कितना, LY/LX पे। तो आप क्या है, आप अपनी IS कोड उठाना, उसमें टेबल 27 पे जाओगे तो सपोज़ आपने LY/LX अपने स्लैब के लिए निकाला। जो LY है वो LX से 1.1 टाइम्स बड़ी है, 1.1। तो आप उसमें देखना R1.1, उसके करस्पॉन्डिंग आपको अल्फ़ा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा वाई की वैल्यू। फॉर एग्जांपल 0.074 अल्फ़ा एक्स आ गया, 0.061 अल्फ़ा वाई आ गया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे लगता है। अच्छा, एक और अंतर क्या है, अंतर वो ये है कि हमेशा फॉर्मूले अब हम देख लेते हैं मोमेंट के। अभी तो हमने थियरी देखी। सपोज़ अनरिस्ट्रेंट स्लैब है तो अनरिस्ट्रेंड है यानी हॉगिंग होगी नहीं एंड पर, यानी सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएंगे। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। फॉर्मूला क्या है, एक्स डायरेक्शन के लिए अल्फ़ा एक्स डब्ल्यू यू एल एक्स स्क्वायर, वाई डायरेक्शन के लिए अल्फ़ा वाई डब्ल्यू यू एल एक्स स्क्वायर। तो आप देखो एम एक्स और एम वाई को सेपरेट क्या कर रही है, सिर्फ एक चीज़ कर रही है कि कोएफिशिएंट कौन से डायरेक्शन में लिया है। अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए एक्स डायरेक्शन में कोएफिशिएंट लिया है अल्फ़ा एक्स तो एम एक्स आएगा, वाई डायरेक्शन में कोएफिशिएंट लिया है अल्फ़ा वाई तो एम वाई आएगा। डब्ल्यू यू एल एक्स स्क्वायर दोनों ही केस में है, ठीक है। तो यानी हम सिर्फ और सिर्फ किस स्पैन का यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ छोटे वाले स्पैन का यूज़ कर रहे हैं, एल एक्स दोनों केस में, एल वाई नहीं यूज़ किया है। रिस्ट्रेंट स्लैब में भी एग्जैक्टली वही कंडीशन है। रिस्ट्रेंट में बस ये है कि एंड रिस्ट्रेंट हो गए तो हॉगिंग भी आ गई। तो आपका सैगिंग के लिए यानी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन में आपने अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई निकाला है, हाँ अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई निकाला है। तो एम एक्स क्या हो जाएगा, वो अल्फ़ा एक्स पॉजिटिव वाला लेके कैलकुलेट कर दो, अल्फ़ा वाई पॉजिटिव लेके, लेकिन डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर सेम है। तो अगेन उसी तरह नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट में भी अल्फ़ा एक्स नेगेटिव ले लो, अल्फ़ा वाई नेगेटिव ले लो, डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर सेम। तो यानी एल एक्स ही लेना है, एल वाई नहीं लेना है किसी केस में, ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रेंट में एक और चीज़ क्या है कि अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई सिर्फ और सिर्फ स्पैन रेशियो पर नहीं डिपेंड करते, बल्कि वो टाइप ऑफ पैनल्स पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू आप आसानी से IS कोड के टेबल 26 से देख सकते हो। अब चूंकि अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई की वैल्यू टाइप ऑफ पैनल्स पर भी डिपेंड कर रही है, तो अब हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ पैनल से मतलब क्या है आपका, कितने तरह के पैनल हैं, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पैनल, 9 तरह के पैनल होते हैं। किस बेसिस पे आपने ये 9 तरह के पैनल डिसाइड किए कि हाँ भाई नहीं 9 ही तरह के होते हैं, 10 तरह के नहीं होते। तो वो हमने इसके बेसिस पे डिसाइड किया है कि हमारी डिसकंटिन्यूअस एजेस कितनी हैं, कौन सी। तो 2 तरह की एजेस होंगी, मतलब कंटिन्यूअस एज और डिसकंटिन्यूअस एज स्लैब की हमारे। तो डिसकंटिन्यूअस एज के बेसिस पे हमने 9 टाइप के पैनल देखे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं
नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस एजेस और उसके बेसिस पे पैनल का नाम। तो आपका क्या हो सकती है, आपके स्लैब में क्या है, 4 ही साइड्स हैं, 4 ही एजेस हैं, तो क्या होगा 4 ही एजेस डिसकंटिन्यूअस हो सकती है ना मैक्सिमम, और मिनिमम क्या है, एक भी एज डिसकंटिन्यूअस ना हो। दैट इज़ कोई एज डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एक एज डिसकंटिन्यूअस है, 2 एज डिसकंटिन्यूअस है, 3 एज डिसकंटिन्यूअस है, 4 एज डिसकंटिन्यूअस है, उससे ज़्यादा थोड़ी डिसकंटिन्यूअस होंगी। तो ठीक है, अब सपोज़ एक भी एज डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो वो क्या हो गया, इंटीरियर पैनल हो गया। एग्जांपल ये देखो 1 वाला, तो ये देखो इसके चारों साइड ये वाला जो एज है ये भी कंटिन्यू है, ये वाला एज इसके बाद भी कंटिन्यूअस है, इसके बाद भी कंटिन्यूअस दूसरा स्लैब आ रहा है, इसके बाद भी दूसरा वाला। तो इंटीरियर स्लैब के ही केस में ऐसा हो सकता है कि चारों एजेस कंटिन्यूअस हों। अब एक एज डिसकंटिन्यूअस हो, तो क्वेश्चन ये है कौन सी एज डिसकंटिन्यूअस है भाई। अगर आपका कोई भी स्लैब है तो इसमें एक बड़ी साइड होगी, एक छोटी साइड होगी, LY/LX, राइट। LY बड़ी हो गई, LX छोटी हो गई। तो अब उसमें से डिसकंटिन्यूअस वाली कौन सी है, क्या शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है या लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो अब अगर शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है इसको देखोगे तो ये देखो ये सेकंड नंबर वाला, इसमें ये साइड है 2 मीटर और ये साइड है 4 मीटर। तो ये 2 मीटर वाले के बियॉन्ड कोई स्लैब नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गई। 4 मीटर के देखो दोनों साइड स्लैब्स हैं तो ये कंटिन्यूअस हो गई। उसी तरह एक है जो ये एक है जो वो बड़ी वाली अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो उसका एग्जांपल क्या है, ये देखो ये तीसरा, इसमें 6 मीटर वाली डिसकंटिन्यूअस है, 4 मीटर जो कि छोटा है वो दोनों साइड से कंटिन्यूअस है। उसके बाद 2 एज डिसकंटिन्यूअस हों, तो अब ये 2 एज कौन सी डिसकंटिन्यूअस हैं, क्या दोनों छोटी एजेस डिसकंटिन्यूअस हैं, क्या दोनों बड़ी एजेस डिसकंटिन्यूअस हैं, या फिर एक छोटी और एक बड़ी एज डिसकंटिन्यूअस है, दैट इज़ एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस हैं। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। अब देखो जैसे आप चौथा देखो तो इसमें क्या है, ये 7 मीटर है, ये 4 मीटर, मतलब एक बड़ी और एक छोटी एज यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, राइट। अच्छा अब आप देखो पाँचवा अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, 2 मीटर 2 मीटर, यानी सिर्फ छोटी वाली एजेस डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर आप देखोगे कौन सा छठा, तो यहाँ पर देखो सिर्फ 6 मीटर वाली यानी बड़ी वाली एजेस डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये केसेस हो गए जब 2 एज डिसकंटिन्यूअस हैं। इसी तरह 3 एज डिसकंटिन्यूअस भी हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, 3 एज डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ पे ये बोलने के बजाय कि एक बड़ी 2 छोटी, इससे अच्छा जो एज कंटिन्यूअस है उसके बेसिस पर डिसाइड कर लो ना, क्योंकि 3 एज बोलने से ज़्यादा आसान है कि आप एक एज बोलो। तो जो एक एज कंटिन्यूअस है क्या वो बड़ी वाली है या वो छोटी वाली है, बस। तो अब देखो अगर आप 7वां फिगर देखोगे यहाँ पर, ये सपोज स्लैब था, ये बीच में स्टेयर केस है, तो ये स्लैब देखो इसमें क्या है, ये लेंथ है 4 मीटर और ये लेंथ है 7 मीटर। तो 7 मीटर वाली इधर कंटिन्यूअस है, सॉरी हाँ 7 मीटर वाली सिर्फ कंटिन्यूअस है, बाकी आप देखो ये तीनों एजेस की ओर से इधर से भी डिसकंटिन्यूअस, इधर से भी, इधर भी डिसकंटिन्यूअस। तो इस स्लैब को ये बोलना कि इसकी एक बड़ी एज डिसकंटिन्यूअस है और 2 छोटी एजेस कंटिन्यूअस है, उससे ज़्यादा अच्छा है आप ये बोलो कि इस स्लैब की जो बड़ी वाली एज है वो डिसकंटिन्यूअस है। उसी तरह अब ये 8वां देखो, सपोज़ इस तरह का एक स्लैब है, तो यहाँ पर ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एज डिसकंटिन्यूअस है, जो कंटिन्यूअस एज है वो छोटी वाली है डिसकंटिन्यूअस। इसी तरह फिर चारों एजेस डिसकंटिन्यूअस हो तो ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो जाएगा। ये देखो ये एक अलग सा आपने एक स्लैब बना दिया, इस स्लैब के नीचे बीम होगी और कॉलम होगी डायरेक्ट, तो चारों की चारों डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो समझ गए आप इन्होंने किस तरह से बताया, नंबर ऑफ एजेस डिसकंटिन्यूअस के बेसिस पे इन्होंने पैनल के टाइप बता दिए हैं। तो ये अलग अलग पैनल के करस्पॉन्डिंग जब आप अल्फ़ा की वैल्यू देखो मोमेंट आपको निकालना क्या है, आपको मोमेंट निकालना है, बट अब आपकी किस्मती का हो या बदकिस्मती का हो कि वो अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है। तो रीस्ट्रेंट स्लैब के केस में जब वो अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है तो अल्फ़ा स्पैन रेशियो पर डिपेंड करता है, तो वो तो आप आसानी से LY/LX से निकाल लोगे। लेकिन वो टाइप ऑफ पैनल पर भी डिपेंड करता है जब उस टेबल में देखने जाओगे। तो पहले जिस स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना इस तरह से कि उसमें कितनी एजेस डिसकंटिन्यूअस हैं, उसके बेसिस पर डिटरमाइन करना कि कौन सा पैनल टाइप है, उस पैनल टाइप के करस्पॉन्डिंग आप ये स्पैन रेशियो देखना तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। तो ये पूरा झंझट जो है वो सिर्फ इसीलिए किया है कि अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए, बाकी W और LX निकालने में थोड़ी कोई दिक्कत है, वो तो तुरंत मिल जाएगा। रूम की डायमेंशन पता है तो LX LY वैसे ही पता चल जाएगा, W लोड कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। एनीवे तो कोई भी पैनल है, अब क्योंकि रीस्ट्रेंड स्लैब है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आना ही है, ठीक है। रीस्ट्रेंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट तो जस्ट इसलिए आ जाएगा क्योंकि लोड लग रहा है तो दबेगा ही स्लैब, लेकिन क्योंकि वो एंड्स पर रीस्ट्रेंड है इसलिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है तो उसमें क्या है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट स्लैब में 2 डायमेंशन है ना, 2D फिगर है स्लैब, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 बेंडिंग मोमेंट और उनके लिए 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा x पॉजिटिव अल्फ़ा y पॉजिटिव। जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है हॉगिंग हो रही है एंड्स पर, तो उसके भी करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, आपको 2 बेंडिंग मोमेंट मिलेंगे हॉगिंग वाले, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा x
नेगेटिव और अल्फ़ा वाई नेगेटिव। तो यहाँ पे होगी स्लैब की थ्योरी पूरी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ हम किस पर आ सकते हैं? अगली चीज़ हम आ सकते हैं शेयर एनालिसिस पे। तो अब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कॉलम्स को, ठीक है। तो कॉलम में देख लेते हैं। कॉलम के एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक लाइन याद रखनी है, ठीक है। अब वो बता देता हूँ कौन सी लाइन याद रखनी है, कि आरसीसी कॉलम सब्जेक्टेड टू लोड, ठीक है। आरसीसी इससे स्टील, कॉलम से कंक्रीट, कंक्रीट यानी उसकी डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, और लोड से यानी एक्सेंट्रिसिटी और मोमेंट। तो एक चीज़ आपने इस लाइन से इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप कॉलम की बात करोगे, स्लेंडरनेस रेशियो यू जस्ट सिंपली कांट फॉरगेट इट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर कुछ अजम्पशन, कुछ केसेस, इंटरैक्शन कर्व इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट से। तो ये तीन चीज़ों को आप ध्यान में रख लो। एक तो कॉलम से रिलेटेड ये लाइन, आरसीसी कॉलम सब्जेक्टेड टू लोड, दूसरी चीज़ कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो, और तीसरी चीज़ इंटरैक्शन कर्व, ठीक है। तो अब इसको करना चालू करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर, ठीक है। आरसीसी कॉलम सब्जेक्टेड टू लोड, तो आरसीसी से क्या होगा? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो रेनफोर्समेंट से स्टील याद हो जाएगा। कॉलम से क्या है? कंक्रीट। कॉलम किसका बना है? कंक्रीट का बना है ना। तो कंक्रीट की डायमेंशन क्या हो जाएगी? लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, सब्जेक्टेड टू लोड। लोड में क्या है? एक्सेंट्रिसिटी और मोमेंट। एक्सेंट्रिसिटी का क्या मतलब है? कि लोड जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के सेंटर से एग्जैक्टली लोड नहीं पास करता, इसी को हम एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। और इस एक्सेंट्रिसिटी के कारण आ जाता है मोमेंट। तो इसको अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। आप इस डायग्राम को याद रखिएगा जब भी कॉलम को देखेंगे हम। तो ये एक कॉलम है, सबसे पहले देखो इसका क्रॉस सेक्शन है ये। इस क्रॉस सेक्शन का ये मैंने ऐसा सेंटर पॉइंट फाइंड किया, और फिर मैंने बताया कि लोड देखो पी कहाँ पे लग रहा है? एक्सेंट्रिक लोड है। ये लोड सेंटर से पास नहीं करके जा रहा क्रॉस सेक्शन से, इसलिए एक्सेंट्रिसिटी है, जिसके कारण बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा कॉलम में। अच्छा, फिर क्या हो गई? ये ब्रेड्थ ऑफ कॉलम हो गई, ये डेप्थ ऑफ कॉलम, ये लेंथ ऑफ द कॉलम। तो ये कॉन्क्रीट का जो कॉलम है उसकी डायमेंशन मैंने कर दी। फिर क्या है? ये जो बार्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, इससे रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम्स हो गया, ठीक है। तो अब एक एक करके इन चीज़ों पे आते हैं। पहले लोड, दूसरी डायमेंशन ऑफ कॉलम, तीसरा रेनफोर्समेंट। तो पहले लोड को एक्सप्लोर करते हैं। कंसेप्ट क्या है? देखो, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू अप्लाई लोड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द कॉलम, ठीक है। मतलब ऐसा, देखो, आप एक बुक में बनाना लोड को कि कॉलम के सेंटर से पास कर रहा है, ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप एक्चुअल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें ये कैसे इंश्योर करोगे कि बीम मतलब एग्जैक्टली इस तरह से बीम से लोड कॉलम में ट्रांसफ़र हो कि उसके सेंट्रॉइड से पास करके जाए? ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ ना कुछ एरर तो रह ही जाएगी। तो वो क्या होगी? वो एक्सेंट्रिसिटी के रूप में आ जाएगी। फिर उस एक्सेंट्रिसिटी की वजह से क्या हो जाएगा? मोमेंट डेवलप होगा, क्योंकि मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू सम डिस्टेंस। तो सेंट्रॉइड के अबाउट, कॉलम के क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड के अबाउट एक मोमेंट डेवलप होगा। यही कारण है कि जितने भी कॉलम होते हैं ना, उन सबको कुछ मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बिना किसी एक्सेंट्रिसिटी के आप कॉलम्स को डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक कॉलम को हम तीन चीज़ों के लिए डिज़ाइन करेंगे। एक तो लोड के लिए, लोड आना ही है, लोड यानी एक्सियल लोड आ जाएगा। तो सपोज़ आपके पास लोड है P, तो आप उससे फैक्टर्ड लोड निकाल लोगे 1.5 से मल्टीप्लाई करके PU। दूसरा, आपको कॉलम को डिज़ाइन करना होता है एक्सेंट्रिसिटी के लिए। सर्टेन मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी की इतनी तो होगी ही उसमें। इसमें जो केस नॉर्मल होता है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको कि हम यूज़ करेंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि LEX और LEY सेम है, ये अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके केस में मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है? आप दो एक्सेंट्रिसिटीज़ निकालो, उसमें जो भी मैक्सिमम है उसको अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ई मिनिमम, मिनिमम का उल्टा मैक्सिमम। ई मिनिमम इज़ मैक्सिमम ऑफ व्हाट? अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500 प्लस लैटरल डायमेंशन बाई 30। तो लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, डेप्थ हो गया। तो लेंथ से रिलेटेड क्या हो गया? अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500, और ब्रेड्थ और डेप्थ ये दोनों लैटरल डायमेंशन हो गई। तो जो लैटरल डायमेंशन है उसको 30 से डिवाइड कर दो, या फिर 20 mm। मतलब सपोज़ इन दोनों का मैक्सिमम, मतलब सपोज़ इसको सॉल्व करने पे 16 mm आया, तो आप क्या करोगे? 16 और 20 में से मैक्सिमम चूज़ करोगे 20, और उस वो हो जाएगी आपकी मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी। मतलब जिस कॉलम में एक्सेंट्रिसिटी बहुत भी कम है उसको भी आप 20 mm की एक्सेंट्रिसिटी के लिए तो डिज़ाइन करोगी ही। 20 mm से ज़्यादा आ जाती है ये वैल्यू तो उसको एक्सेप्ट कर लोगे। नाउ ये नॉर्मल केस है। अब मैं एक थोड़ा सा एग्जैजरेटेड केस बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही ध्यान रख लो उसको, मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो उसको। यूज़ जो मैंने बता दिया आपको वही वाला करेंगे। इन केस LEX अगर LEY के बराबर नहीं होता तो उस केस में ई मिनिमम कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि LEX इफेक्टिव लेंथ एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में सेम नहीं है, तो इसका मतलब मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग अलग निकलेगी, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग अलग निकलेगी।
अब क्योंकि देखो बीम का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये है विड्थ, ये है डेप्थ, ठीक है। तो एक्स एक्स के पैरेलल क्या हुई, विड्थ हुई। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी एक्सिस कंसिडर करेंगे कॉलम के केस में, उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन लेंगे। तो एक्स एक्स एक्सिस ली, इसके पैरेलल है बी, तो उसके परपेंडिकुलर डी। तो एक्स एक्स में एक्स एक्स एक्सिस के लिए हम डेप्थ का यूज़ करेंगे। तो ई मिनिमम एक्स एक्स के अलॉन्ग यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, क्या, मैक्सिमम ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500। लेकिन कौन सी लेंथ, क्योंकि एक्स एक्स के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो हम एक्स एक्स वाली लेंथ निकलेंगे। जब वाई वाई के अलॉन्ग निकालेंगे हम एक्सेंट्रिसिटी तो एल ओ वाई लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, लैटरल डायमेंशन बाई 30 में। जब एक्स एक्स लोगे तो एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है डेप्थ, तो डेप्थ बाई 30। जब वाई वाई लोगे तो वाई वाई के परपेंडिकुलर है विड्थ, तो विड्थ बाई 30 या फिर 20 mm, ठीक है। लेकिन ये वाला केस उतना ज़्यादा है नहीं, ऊपर वाले से ही काम चल जाएगा। अच्छा, तो लोड के लिए डिज़ाइन कर लिया भाई, एक्सेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन कर लिया, तीसरी चीज़ आ गई मोमेंट। तो मोमेंट अब क्या है, एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस इनके अबाउट जनरेट हो सकता है। तो मोमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस यू एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू मिनिमम मोमेंट। मिनिमम मोमेंट क्या होगा, पी यू इंटू ई मिनिमम अलॉन्ग एक्स एक्स एक्स, ठीक है। मतलब जो लोड है आपने क्या किया, लोड और एक्सेंट्रिसिटी को मल्टीप्लाई किया ना, लोड को एक्स डायरेक्शन वाली एक्सेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंट है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। उसी तरह लोड को आप वाई वाई डायरेक्शन वाली एक्सेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इससे जो मोमेंट आएगा इससे ज़्यादा होना चाहिए वाई वाई एक्सिस में जो मोमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, आपका एक पार्ट ख़त्म हो गया, ये था कॉलम, कॉलम का था ये लोड। इस स्टोरी से आपको ये याद हो गया कि कॉलम में लोड के लिए एक्सेंट्रिसिटी और मोमेंट के लिए डिज़ाइन करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या था, आरसीसी कॉलम सब्जेक्टेड टू लोड। कॉलम से क्या याद हो जाएगा, कॉलम कंक्रीट का बना है और कंक्रीट की डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। तो डायमेंशंस ऑफ कॉलम से एसोसिएटेड क्या चीज़ें याद रखनी है, तो लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। ब्रेड्थ और डेप्थ छोटा सा है, उसको पहले कवर कर लेते हैं। ब्रेड्थ और डेप्थ हुई लैटरल डायमेंशन। तो एलएलडी क्या हो जाएगी, लीस्ट लैटरल डायमेंशन। मतलब आप विड्थ देखो, डेप्थ देखो, इसमें जो मिनिमम हो वो पकड़ लो। अब आते हैं बड़ी वाली चीज़ पे, लेंथ। तो लेंथ क्या है, इफेक्टिव लेंथ हम कॉलम में लेते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि हमको याद रखनी है। तो अब इफेक्टिव लेंथ से एसोसिएटेड क्या चीज़ें याद रखनी है, तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये है कि इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या है, दूसरा इफेक्टिव लेंथ कितने टाइप की होती है, और इफेक्टिव लेंथ की स्टैंडर्ड वैल्यू। इसमें भी मैं कहूँगा स्टैंडर्ड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला देखते हैं, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू के टाइम्स एल नॉट, जहाँ पे एल नॉट क्या होती है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। क्वेश्चन ये है कि अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम से आपका मतलब क्या है, तो इसकी डेफिनेशन को इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ ये है मेरा कॉलम, ठीक है, इसमें ऊपर बीम है, नीचे फ्लोर है, या फ्लोर बीम कह लो, तो रूफ़ कह लो या रूफ बीम। तो एल नॉट क्या होता है, यानी अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है, क्लियर हाइट ऑफ कॉलम। अब इससे आपका क्या मतलब है, देखो ये मैंने फ्लोर बीम पे एक पॉइंट ए बोला और रूफ बीम पे मैंने एक पॉइंट बी बोला, इन दोनों को जोड़ दो, यही हो गया आपका। क्वेश्चन ये है कि ए क्या है, बी क्या है। तो ए पॉइंट जो है वो क्या है, जो भी फ्लोर बीम है उसका टॉप है, या फिर फ्लोर का टॉप कह लो, और बी क्या है, जो रूफ बीम है उसका बॉटम है। तो समझ गए, फ्लोर बीम के टॉप से रूफ बीम के बॉटम तक का जो क्लियर हाइट होता है कॉलम का, उसी को आप क्या बोलते हो, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। तो इसको आप के से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन ये है कि के की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो के की वैल्यू निकालने के लिए ये आप स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का यूज़ कर लो, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू जानने से पहले देखो ये वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, स्टैंडर्ड के की अलग अलग वैल्यू इसलिए है क्योंकि कॉलम की सपोर्ट कंडीशन यानी एंड कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। क्या अलग अलग हो सकती हैं, देखो दो ही चीज़ है, कॉलम का एंड या तो डिफ्लेक्ट कर सकता है या रोटेट कर सकता है, तो इसी के बेसिस पे कई कंडीशन डेवलप होगी। सपोज़ आप अलाउ करते हो कि वो हाँ फ्रीली डिफ्लेक्ट कर जाए, तो यानी इट इज़ नॉट हेल्ड इन पोजीशन। और अगर आप नहीं अलाउ करते हो कि वो फ्रीली डिफ्लेक्ट ना करे तो हेल्ड इन पोजीशन। उसी तरह अगर आप अलाउ करते हो कि इट इज़ फ्री टू रोटेट, तो मतलब नॉट रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। और अगर आप नहीं अलाउ करते हो उसे रोटेट करना, तो यानी इट इज़ रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। तो समझ गए, एंड कंडीशन जो है कॉलम्स की, राइट, उसके बेसिस पे के की अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी। अच्छा, तो अब इसको देखते हैं। अभी इसको याद कैसे करें, देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप कि कॉलम में के की वैल्यू 1 और 2 ये तो याद रहेंगी, नंबर हैं पहले दो नंबर 1 और 2। अब 1 से एसोसिएटेड 1 के ऊपर दो वैल्यूज़ हैं और 1 के नीचे दो वैल्यूज़ हैं। क्या क्या हैं, 1 के पहले जो दो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है तो 2 2 घटाते जाओ, और 1 के बाद जो दो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है तो 3 3 बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब क्योंकि बाद वाले में आप 3 बढ़ा रहे हो तो पहले वाले में मतलब चलो ठीक है, इसी लॉजिक से समझ लो। तो अब क्या है, 1 में 2 घटाया तो 0.8 आया, 0.8 में 2 घटाया तो 0.6 आया,
अब 0.6 बहुत कम हो गया तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो 0.65 ले लेते हैं। उसी तरह 1 में 2 बढ़ाया तो 1.2 आया, फिर 2 में 3 बढ़ाया तो 1.5 आया। मतलब मैं गलत बोल गया हूँ, बोलना ये चाहिए था कि 1 में से 2 घटाओ और फिर 1 में 2 बढ़ाओ और 3 बढ़ाओ। तो 2 घटाओगे तो कितना आ गया 0.8, 2 बढ़ाओगे तो आएगा 1.2, फिर 1.2 में 3 बढ़ाया तो 1.5 और 0.8 में 3 का आधा यानी 0.15 घटाया तो कितना आ जाएगा 0.65। हाँ ये चीज़ सही हुई, तो ये वाला एडिट कर लेना, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखो हम कॉलम में के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान है। 1 और 2 ये तो के की 2 वैल्यूज़ हो ही गई। इसके अलावा के की क्या वैल्यू होगी, 1 से एसोसिएट करते हैं कि 1 में 2 घटाओ 2 बढ़ाओ। तो क्या 1 में अगर 2 घटाए तो 0.8 L आ जाएगा और 1 में 2 बढ़ाए तो 1.2 L आ जाएगा। अब 3 बढ़ा दो तो 1.2 में 3 बढ़ाया तो 1.5 L। अब 3 का आधा किया 0.15 तो 0.15 को 0.8 में से घटा दो तो 0.8 में से 0.15 जाएगा तो 0.65 L आ जाएगा। मतलब 4 वैल्यूज़ याद हो गई, 1 के पहले 0.8 L 0.65 L और 1 के बाद 1.2 L और 1.5 L। अच्छा, अब इसके बाद जैसा मैंने बताया 2 तो आपको याद ही रहेगा, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो अब इसके बेसिस पर क्या हो जाएगा, अब ये याद कैसे रखें किसके केस में ये वैल्यूज़ हैं। तो देखो 1 कब होती है, जब दोनों एंड हिंज होंगे ना कॉलम के। तो ये देखो ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा शेप, तो ये आपका क्या हो गया, इफेक्टिव लेंथ 1 मतलब 1L या फिर L का हो उसी के बराबर है। अब ऊपर जाते हैं हम पहले, सपोज़ एक एंड फिक्स है दूसरा एंड हिंज है, ठीक है। तो फिक्स और हिंज है तो फिक्सिटी की वजह से क्या होगा, कुछ लेंथ स्ट्रेट हो जाएगी और फिर ऐसा गोल घूम के आएगा। तो ये जो कुछ लेंथ चली गई उसके बाद मतलब अब जो लेंथ बची इफेक्टिव लेंथ वो तो कम है ना टोटल लेंथ से, क्योंकि कुछ लेंथ स्ट्रेट रह गई। तो ये 0.8 L। अब सपोज़ दोनों ही फिक्स कर दिया तो इधर से भी कुछ लेंथ फिक्स हो गई, इधर से भी कुछ लेंथ फिक्स हो गई, बहुत कम बची तो ये 0.65 L, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ देखते हैं, सपोज़ एक एंड फिक्स्ड है और दूसरी ओर, अब ये समझ नहीं आ रहा है, ये शायद गाइडेड रोलर है या रोलर है। लेट्स अज्यूम, इसको अज्यूम कर लेते हैं। अभी ये वाला चेक करना पड़ेगा कि एक ओर से फिक्स है और दूसरी ओर से आपका क्या है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये गाइडेड रोलर है। तो इसके लिए 1.2 L ले लेते हैं। फिर एक एंड से फिक्स है और दूसरी एंड से रोलर या फिर हिंज है तो उसके लिए 1.5 L। फिर एक एंड फिक्स है दूसरा एंड फ्री है तो उसके लिए 2 L, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपको ये समझ में आ गया कि कॉलम के केस में आपको ये समझ में आ गया एल इफेक्टिव कैसे निकालनी है। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू के इंटू एल नॉट। के की वैल्यू आपने एंड कंडीशन के बेसिस पे इस तरह से निकाल ली और एल नॉट जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो ऐसे निकाल ली। अब ये जो आपकी अनसपोर्टेड लेंथ है ना, ये डिफरेंट भी हो सकती है। ये स्पेशल केस है, उसको कंसिडर कर रहे हैं। कैसे डिफरेंट होगी, सपोज़ ये आपका मेन कॉलम है, अब इससे एक बीम ये एसोसिएटेड है, दूसरी बीम ये, तो आपको दिख रहा होगा कि बीम ए की डेप्थ बीम बी से कम है। अज्यूम करते हैं कि फ्लोर लेवल सेम है, तो यानी LOX यानी अनसपोर्टेड लेंथ जो बीम ए के नीचे है वो बीम बी के नीचे वाली अनसपोर्टेड लेंथ के बराबर नहीं होगी, राइट। तो जब ऐसा केस आ जाएगा तो ऐसे केस में आपको अनफॉर्चुनेटली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलग इफेक्टिव लेंथ निकालनी होगी, वाई के अलॉन्ग अलग निकालनी होगी। LEX क्या होगा K टाइम्स LOX और LEY क्या होगा K टाइम्स LOY, राइट। तो ये तो मतलब स्पेशल केस बता दिया, वरना तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू के एल नॉट आपका डायरेक्ट ही निकल जाएगा और के आपका इन वैल्यूज से निकल आएगा। तो आपने अब क्या कवर कर लिया, स्टोरी क्या थी, RCC कॉलम सब्जेक्टेड टू लोड। तो RCC स्टील बचा है, वो अब हम कवर करेंगे। कॉलम कॉन्क्रीट यानी लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ आपने कवर कर ली, इससे एसोसिएटेड। लोड से आपने देखा कि लोड में एक्सेंट्रिसिटी होती है जिसकी वजह से मोमेंट आता है, तो लोड एक्सेंट्रिसिटी मोमेंट इन तीनों से रिलेटेड अब आपने पढ़ लिया। तो अब हम आ जाते हैं रेनफोर्समेंट इन कॉलम से रिलेटेड, राइट। अच्छा, इसमें देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना पड़ सकता है। तो इसमें आपको ये पढ़ना पड़ सकता है कि मेरा मोबाइल अटक गया है इसलिए इसको थोड़ा बना रहा हूँ। इसमें क्या पढ़ना पड़ सकता है, तो रेनफोर्समेंट इन कॉलम्स को देख लेते हैं। तो कॉलम में 2 ही तरह के रेनफोर्समेंट हैं बेसिकली। पहला तो है मेन रेनफोर्समेंट जो आप दोगे और दूसरा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या फिर लैटरल टाइज। जैसा कि आप क्या करते हो, बीम में भी वही करते हो ना, लॉन्गिट्यूडनल बार देते हो और फिर शेयर को रेजिस्ट करने के लिए देते हो, हालांकि यहाँ पे पर्पज़ अलग है। तो उसी तरह कॉलम में भी एक आपका मेन रेनफोर्समेंट होगा, एक ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या फिर जिसको कहो लैटरल टाइज। तो रेनफोर्समेंट से एसोसिएटेड चीज़ें जो याद रखनी है उसको याद रखने का एक निमोनिक है, वो क्या है, रेनफोर्समेंट यानी बार्स। बार से आपको क्या याद हो जाएगा, डांस बार।
लेकिन डांस बार की स्पेलिंग देख लेना, DANCE नहीं है, DANS है। तो DANS, अब इसको बोलने का फ़ायदा क्या हुआ कि D से क्या हो जाएगा, डाया ऑफ बार, A से एरिया ऑफ स्टील, N से नंबर ऑफ बार्स, S से स्पेसिंग ऑफ बार। समझ में आ गया? ये 4 चीज़ें हमें हर रेनफोर्समेंट से एसोसिएटेड पता होनी चाहिए। तो जो डाया ऑफ बार होना चाहिए कॉलम में वो कितना, 12 mm। एरिया ऑफ स्टील, ये शायद मिनिमम डाया ऑफ बार कितना होना चाहिए कॉलम में, 12 mm। 12 mm से ज़्यादा का ही सरिया डालना है कॉलम में। एरिया ऑफ स्टील की बात करें तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, जो भी टोटल क्रॉस सेक्शन है उसका 0.8% आप ले लो, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने लैब प्रोवाइड किया है या नहीं प्रोवाइड किया। अगर लैब प्रोवाइड किया है तो लैब जब आपने दिया है मतलब ऑलरेडी स्टील ज़्यादा हो गया ना। लैब मतलब क्या हो गया, ओवरलैप हो गया स्टील के बीच में, मतलब स्टील ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आप कम भी दोगे तो चल जाएगा, 4% ही अलाउड है। लेकिन लैब नहीं प्रोवाइडेड है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब स्टील कम है, तो आप 6% के लिए जा सकते हो। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हो गई। डांस बार्स, D से डाया, A से एरिया ऑफ स्टील, N से नंबर ऑफ बार्स और S से स्पेसिंग। तो नंबर ऑफ बार्स और स्पेसिंग को साथ में ले लेते हैं। नंबर ऑफ बार्स की बात करें तो अगर रेक्टेंगुलर कॉलम दिया है तो उसमें कम से कम 4 बार दो, सर्कुलर कॉलम दिया है तो उसमें कम से कम 6 बार दो। अब बार का डाया कितना होना चाहिए, डाया 6 mm से शुरू होता है, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, मतलब 14 और 18 नहीं होते हैं। फिर 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32, 36, 40। पावर ग्रिड में देखा है मैंने 32 mm तक डलते हुए। अच्छा, डांस बार्स, डांस S से क्या हो जाएगा, स्पेसिंग। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होनी चाहिए बार्स के बीच में वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम स्पेसिंग मिनिमम शुड बी मोर देन ऑफ व्हाट, मैक्सिमम डाया ऑफ बार, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। मतलब एक एक करके आते हैं कि जैसे मैक्सिमम स्पेसिंग कॉलम बार्स के बीच में 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज़ ये है क्रॉस सेक्शन कॉलम का, रेक्टेंगुलर है तो मिनिमम 4 बार तो दोगे ही आप। अब ये डायमेंशन 600 mm है, तो यानी इनके बीच की जो स्पेसिंग है, सपोज़ ये 400 mm है, तो ये 300 से ज़्यादा हो गई। तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 बार और प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे ही आप ये बार प्रोवाइड करोगे 200 mm स्पेसिंग हो जाएगी, विच इज़ लेस दैन 300, विच इज़ कूल। उसी तरह मिनिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, मोर ऑफ मैक्सिमम डाया ऑफ बार या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। सपोज़ कॉलम में जो भी हमने मेन रेनफोर्समेंट यूज़ किया है 10 mm, 12 mm, 14 mm, तो इसमें मैक्सिमम डाया ऑफ बार जितना होना चाहिए 14 mm, या तो उतनी स्पेसिंग होगी, या फिर उसमें जो कॉलम बनाने में एग्रीगेट डालें आपने, गिट्टी डाली है, गिट्टी का साइज़ जितना है उसमें 5 mm जोड़ दो। तो इन दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी मिनिमम स्पेसिंग रखनी है कम से कम। तो आपका डांस बार मेन रेनफोर्समेंट का ख़त्म। अब हम आते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या फिर लैटरल टाइज के ऊपर। तो ये 2 टाइप की होती हैं आपकी, या तो सेपरेट रिंग आप प्रोवाइड कर देते हो या फिर हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हो। अब पावर ग्रिड में मैंने सेपरेट रिंग्स तो देखी हैं लेकिन हेलिकल रेनफोर्समेंट नहीं देखा है, ये सर्कुलर कॉलम में ही होता है, ठीक है। तो अब सेपरेट रिंग्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सेपरेट रिंग्स देखो, अब इसमें भी वही है, डांस बार्स, डाया, एरिया ऑफ स्टील, नंबर ऑफ बार और स्पेसिंग। तो डाया, इन्होंने नंबर और स्पेसिंग पे उतना नहीं फोकस किया है, D और S यानी डाया और स्पेसिंग पे फोकस किया है। तो जो लैटरल टाई है उसका डाया कितना होना चाहिए, डाया शुड बी मैक्सिमम ऑफ डाया ऑफ मेन बार बाई 4 या फिर 6 mm। मतलब क्या करोगे आप, आपको ये करना होगा कि आप क्रॉस सेक्शन देखो अपने कॉलम का और उसमें ये देखो कि आपने 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm इस तरह के बार डाले हैं। तो उसमें जो मेन बार है, मेन बार में अब यार ये नहीं पता ये आपने क्या लिया है, मैक्सिमम डाया लिया या मिनिमम डाया लिया, लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैक्सिमम है। तो आप उनमें से मैक्सिमम निकालोगे तो 20 mm हो गया, उसको 4 से डिवाइड करो, और या फिर 6 mm, मतलब मिनिमम लैटरल टाइज का डाया 6 mm तो होगा ही, 6 mm से ज़्यादा ही रखना है, या 6 mm। फिर स्पेसिंग अगर आप देखोगे तो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए इन लैटरल टाइज के बीच में, एक टाई से दूसरे टाई के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अगेन 16 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार मिनिमम डाया, या फिर लीस्ट लैटरल डायमेंशन, या फिर 30 mm। मतलब अगेन अब आप क्रॉस सेक्शन को देखो, क्रॉस सेक्शन में सपोज 3 डाया हैं, 12 mm, 16 mm, 20 mm। तो इसमें जो मिनिमम होगा वो चूज़ करो, 12 mm चूज़ किया, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया। या फिर लीस्ट लैटरल डायमेंशन, मतलब कॉलम की ब्रेड्थ और डेप्थ देखो, उसमें जो सबसे कम है उसको चूज़ करो, या फिर 300 mm। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसे स्पेसिंग के रूप में यूज़ करो। अभी मिनिमम मैक्सिमम समझ में आ रहा होगा ना तुमको। डाया क्या है, स्टील डाल रहे हो आप, तो स्टील जितना ज़्यादा मोटा डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा है ना, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम लेते हैं हम। स्पेसिंग,
स्टील के बीच में स्पेसिंग जितनी ज़्यादा कम रहेगी उतना ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बनेगा आपका, इसलिए स्पेसिंग मिनिमम रखी जाती है, राइट। तो एनीवे ये हमने सेपरेट रिंग्स देख लिया। इसी तरह हेलिकल रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं। तो हेलिकल रीइंफोर्समेंट में स्पेसिंग कितनी है इसकी बात कर लेते हैं। तो स्पेसिंग का बड़ा प्यारा फॉर्मूला है 0.36 इंटू FCK/FY इंटू AG/AC -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू VH/VC। अब इसको देखो, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट -1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट। FCK/FY भी कांस्टेंट है, AG/AC में से 1 माइनस कर रहे हो तो AG/AC भी कांस्टेंट होगा, एरिया से यूनिट कट जाएगी, लेस देन इक्वल टू VH/VC। FCK आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट हो गई, FY आपकी स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। AG और AC को देख लेते हैं। AG होता है ग्रॉस एरिया, AC होता है कोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब ग्रॉस एरिया और कोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सपोज़ ये आपका कॉलम है, इसमें आपने ये दे दिया हेलिकल रीइंफोर्समेंट, मतलब घुमा के। तो ऑब्वियसली हेलिकल रीइंफोर्समेंट जनरली सर्कुलर कॉलम्स में दिया जाता है। तो देखो आप क्या करोगे, ग्रॉस एरिया मतलब कॉलम के एक एंड से दूसरे एंड तक निकाला डाया और इसका π/4 इंटू d² करके ग्रॉस एरिया निकाल लिया। तो क्वेश्चन है कोर एरिया क्या है, कोर डाया क्या है? तो देखो आप क्लियर कवर छोड़ के जितना एरिया बचेगा वो आपका मेन कोर है कॉलम का। तो ये जैसे आपने हेलिकल रीइंफोर्समेंट दिया, इधर कुछ कवर है इधर कुछ कवर है, तो पूरे डाया में से 2 टाइम्स क्लियर कवर घटा दो तो कोर का डाया आ गया। अब π/4 इंटू DC² करोगे तो आपको क्या आ गया, कोर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। तो AG/AC वाली प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। नेक्स्ट चीज़ आ गई VH/VC क्या है। तो VH क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट इन 1 मीटर लेंथ ऑफ कॉलम, और VC हो गया वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, तो पहले हेलिकल रीइंफोर्समेंट का वॉल्यूम निकालते हैं कि 1 मीटर की लेंथ में कितना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ले लेते हैं। तो पहले निकालते हैं लेंथ। लेंथ कितनी है हमारे सरिये की, लेंथ निकालना है। तो क्योंकि घुमा के डाल रहे हो ना यार, तो एक बार घुमाओगे तो उसमें कितनी लेंथ आएगी, सरकमफेरेंस के बराबर। लेकिन हेलिकल रीइंफोर्समेंट आपने एक बार थोड़ी कितनी बार घुमाया है पता नहीं, तो आप नंबर ऑफ़ टर्न से सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर दो। अब नंबर ऑफ़ टर्न्स कैसे निकालोगे, आपको ये पता है कि एक बार घुमाया तो अगली बार जो घुमाओगे उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो पिच कहलाएगी, सेंटर टू सेंटर। तो आप 1000 से स्पेसिंग को डिवाइड कर दो, यानी 1000 से पिच को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ़ टर्न्स आ जाएंगे। तो यानी वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो अब देखो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मीटर, 1 मीटर यानी 1000 mm डिवाइडेड बाय पिच। तो अगर पिच से डिवाइड करोगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसलिए पिच को कैंसिल करने के लिए इसमें πdh से मल्टीप्लाई किया। तो पिच और डाया DH इनकी डायमेंशन कट जाएगी, सिर्फ 1000 बचेगा, 1000 यानी 1 मीटर। तो ये बची लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन π/4 इंटू φh का स्क्वायर, दैट इज़ हेलिकल रीइंफोर्समेंट के एरिया का स्क्वायर। मतलब जब वॉल्यूम आप हेलिकल रीइंफोर्समेंट का निकाल रहे हो तो हेलिकल रीइंफोर्समेंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू उसकी लेंथ ना। तो π/4 इंटू हेलिकल रीइंफोर्समेंट के डाया का स्क्वायर इंटू 1000/p इंटू πdh। तो इससे वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट आ जाएगा 1 मीटर लेंथ ऑफ कॉलम का। नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ कोर। तो वॉल्यूम ऑफ कोर क्या हो गया, एरिया ऑफ कोर इंटू 1000। एरिया ऑफ कोर आपको बता ही दिया है कि कोर क्या है, कोर कॉलम का वो हिस्सा है जो कि क्लियर कवर छोड़ के है। तो डाया ऑफ कोर क्या हो जाएगा, डाया ऑफ कॉलम माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, π/4 इंटू डाया ऑफ कोर का स्क्वायर करोगे तो एरिया ऑफ कोर आ जाएगा। अब पिच से रिलेटेड IS कोड की कुछ स्पेसिफिकेशन है कि पिच हमेशा जो भी हेलिकल रीइंफोर्समेंट का डाया है उसके 3 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए। पिच 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, डाया ऑफ 4/6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, अब देखो ये तो समझ में ही आ रहा होगा ना कि लैटरल टाइज बांधना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू हेलिकल रीइंफोर्समेंट। घुमाएगा कौन उसको बार बार, तो कुछ एडवांटेज तो होगा हेलिकल रीइंफोर्समेंट का। तो ये एडवांटेज है कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट यूज़ करने पे जो कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 5% से बढ़ जाती है। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट हमेशा सर्कुलर कॉलम में प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन ये है कि रीइंफोर्समेंट आपने 2 टाइप के प्रोवाइड किए थे, एक मेन रीइंफोर्समेंट, एक ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। मेन रीइंफोर्समेंट तो चलो फिर भी क्लियर है कि कॉलम पे जो लोड आएगा उसको लेने के लिए स्टील तो चाहिए, लेकिन आपने ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कर दिया, इसका क्या पर्पज़ है लैटरल टाइज का? तो उसका पर्पज़ ये है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ये खड़े बार्स हैं, कहीं लोड करने पे बकल ना कर जाएं। तो ये बकल ना कर जाएं हरे वाले बार, इसीलिए ऑरेंज बार से इसको चारों ओर से बांध दिया गया है कि लोड के अंदर बकल ना कर जाए। तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स।
तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट ख़त्म हुआ एनालिसिस का। क्या था पहला पार्ट? आरसीसी कॉलम सब्जेक्टेड टू लोड। तो आरसीसी यानी स्टील, स्टील यानी मेन स्टील, ट्रांसवर्स स्टील, इससे रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशन है वो याद की। कॉलम, कॉलम कॉन्क्रीट का बना है तो कॉलम की डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, इससे एसोसिएटेड स्पेसिफिकेशंस याद की। आरसीसी कॉलम सब्जेक्टेड टू लोड, लोड हमेशा एक्सेंट्रिसिटी पे लगता है इसलिए मोमेंट आता है, तो लोड एक्सेंट्रिसिटी मोमेंट के लिए जो डिज़ाइन करना है उससे एसोसिएटेड फॉर्मूला याद किया। ठीक है, तो अभी ये एक चीज़ ख़त्म हुई। अगली चीज़ क्या है? अगर कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसमें स्लेंडरनेस रेशियो की तो बात होगी, उसके बिना मज़ा आएगा नहीं। तो स्लेंडरनेस रेशियो एंड टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, मुझे एक याद आ रहा है, पर यहाँ पर इन्होंने अलग फॉर्मूला दिया है। इन्होंने दिया है लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव बाई लैटरल डायमेंशन। तो अब 3 टाइप्स के हो सकते हैं। नॉर्मल केस जहाँ पे एल इफेक्टिव जो है दोनों एक्सिस के अबाउट सेम है, तो वहाँ पर क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव बाई डी, डेप्थ ले रहे हैं हम। और स्पेशल केस क्या है कि सपोज़ एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ वाई डायरेक्शन के बराबर नहीं है, तो अगर एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उसके परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन यानी डेप्थ ले लो। तो लैम्डा अबाउट एक्स एक्स एक्सिस विल बी एल ई एक्स बाई डी। वाई वाई एक्सिस के अबाउट अगर लैम्डा निकालना है तो उसके परपेंडिकुलर यानी बी ले लो, एल ई वाई बाई बी। तो लैम्डा लीस्ट लैटरल डायमेंशन यानी एल इफेक्टिव बाई लीस्ट लैटरल डायमेंशन लेते हैं लैम्डा को। ठीक है, एल इफेक्टिव बाई लीस्ट लैटरल डायमेंशन। मैंने एक एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम भी पढ़ा था, पता नहीं कहाँ पे। एनीवे तो आपने सबसे पहले लैम्डा निकालना सीख लिया। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? एल इफेक्टिव बाई लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ये है मेन। बाकी अगर केसेस पे ध्यान ना दें तो आईएस कोड का प्रोविज़न क्या है कि अनसपोर्टेड लेंथ कॉलम की कभी भी उसकी जो लीस्ट लैटरल डायमेंशन है उसके 60 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप क्रॉस सेक्शन देखो, ब्रेड्थ और डेप्थ, उसमें जो मिनिमम है उसको निकाल लो, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ़ वन एंड ऑफ कॉलम इज़ अनरीस्ट्रेन्ड तो फिर अनसपोर्टेड लेंथ 100 बी स्क्वायर बाई डी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एनीवे मोटा मोटा कंसेप्ट क्या था कि स्लेंडरनेस रेशियो अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर लो, उसके बेसिस पे आप टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर निकाल सकते हो। तो लैम्डा तो हमने निकाल लिया, एल इफेक्टिव बाई लीस्ट लैटरल डायमेंशन। अब अगर लैम्डा आपका 3 से कम है तो पेडेस्टल कहलाएगा, और लैम्डा अगर 3 से ज़्यादा है तो वो कॉलम कहलाएगा। देखो लैम्डा कम है यानी एल इफेक्टिव कम है ना, तो छोटा हो गया तो वो पेडेस्टल कहलाएगा। लैम्डा अगर 3 से ज़्यादा यानी लेंथ बढ़ गई यानी वो कॉलम कहलाएगा। पेडेस्टल के लिए मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होता है 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब सपोज़ लैम्डा 3 से ज़्यादा है तो वो कॉलम है। तो कॉलम भी 2 टाइप के होते हैं ना, एक शॉर्ट कॉलम एक लॉन्ग कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम के लिए कंडीशन क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम है तो वो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, और स्लेंडरनेस रेशियो अगर 12 से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। अच्छा, शॉर्ट कॉलम होने के लिए क्या है? कंडीशन स्ट्रिंजेंट है कि एल ई एक्स बाई डी और एल ई वाई बाई बी दोनों 12 से कम होने चाहिए। अगर ये तब है जब एल ई एक्स एल ई वाई के इक्वल ना हो, जनरली बराबर ही होता है। और लॉन्ग कॉलम के लिए क्या कंडीशन है? फ्लेक्सिबल है, एल ई एक्स या एल ई वाई में से कोई भी, एल ई एक्स बाई डी या एल ई वाई बाई बी अगर 12 से ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम कहला जाएगा। ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है? कॉलम्स में कुछ अजम्पशंस होती हैं। कॉलम में न्यूट्रल एक्सिस के 3 केसेस होते हैं, नो न्यूट्रल एक्सिस या फिर न्यूट्रल एक्सिस प्रेजेंट है। अगर न्यूट्रल एक्सिस प्रेजेंट है तो क्रॉस सेक्शन के अंदर है या क्रॉस सेक्शन के बाहर है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरेक्शन कर्व। यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में आप देखोगे तो एक ही एक्सिस के हिसाब से है, बाई एक्सियल लोडिंग के केस में होगे तो 2 एक्सिस बन जाएंगी। ठीक है, मतलब इधर है तो इधर भी 2 एक्सिस लेकिन ग्राफ एक है। बाई एक्सियल लोडिंग के केस में 2 ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम ख़त्म। अब हम देख लेते हैं फुटिंग, फाइनल एलिमेंट। मतलब बीम हो गया, सॉरी सबसे ऊपर हो गया स्लैब, स्लैब के नीचे बीम, बीम के नीचे कॉलम, कॉलम के नीचे फुटिंग। फुटिंग की एनालिसिस को देख लें तो फुटिंग में कुछ नहीं है, आपको 3 क्रिटिकल सेक्शन पता होने चाहिए बस। फुटिंग को बेंडिंग मोमेंट और शेयर, इन दोनों चीज़ को कंसिडर किया जाता है, इन दोनों चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें बेंडिंग मोमेंट और शेयर, इनका क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है यही याद रखना है। तो बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? फेस ऑफ द कॉलम पे होता है। शेयर, शेयर 2 तरह की शेयर लगती है फुटिंग में, कौन सी? वन वे शेयर लग सकती है
या फिर अगली आपकी पंचिंग शेयर लग सकती है। तो अगर वन वे शेयर होगी तो उसमें एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम लगेगी क्रिटिकल सेक्शन, और टू वे शेयर है यानी पंचिंग शेयर है तो पंचिंग शेयर चारों ओर से पंच करेगी ना, इसलिए डिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, बस यही 3 क्रिटिकल सेक्शंस आपको याद रखने हैं। अब आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करोगे बेंडिंग मोमेंट को, तो इसमें 3 केसेस भी बन सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट के जो क्या कहते हैं फाउंडेशन है उसके ऊपर जो कॉलम है उसका कनेक्शन कैसे है फाउंडेशन के साथ, या फिर कहें वो किस कॉलम किस मटेरियल का बना है, इस पर भी डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन। तो जो मोस्ट जनरल केस है कि भाई आरसीसी बना रहे हो तो उसके ऊपर कॉलम जो रखोगे फाउंडेशन के ऊपर वो भी तो आरसीसी होगा, तो उसी केस में क्या होता है फेस ऑफ कॉलम पे होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सपोज़ फाउंडेशन के ऊपर ब्रिक की वॉल रखी हुई है, राइट, या फिर कॉलम ही ब्रिक का बना हुआ है, तो फिर क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, हाफ वे बिटवीन सेंटर लाइन एंड फेस ऑफ द कॉलम। मतलब ये आपका कॉलम है, सपोज़ इसकी विड्थ w है, तो सबसे पहले हाफ वे कर दिया तो ये w/2 हुआ। अब इसमें भी ये जो सेंटर लाइन आई कॉलम की और ये जो आउटर वाली लाइन है इसके सेंटर पर, मतलब w/4 डिस्टेंस हो गई। ठीक है, फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, और वो भी इनवर्ड। अब गसेटेड बेस यानी स्टील कॉलम है तो वहाँ पर क्या होगा, हाफ वे बिटवीन एज ऑफ गसेट प्लेट एंड द फेस ऑफ स्टील कॉलम। तो यहाँ पर क्या है, ये गसेट प्लेट नीचे है, इसकी एज निकाली और कॉलम का फेस निकाला इसके आधे बीच में। मतलब क्या है, समझ में आया कि इन्होंने ये बोला है कि अगर आरसीसी का कॉलम है तब तो फेस पे हो जाएगा, वॉल है तो क्रिटिकल सेक्शन अंदर शिफ्ट हो जाएगा, गसेटेड प्लेट है तो क्रिटिकल सेक्शन बाहर शिफ्ट हो जाएगा। बस, तो ये बहुत डिटेल हो गई, आप बस इतना याद रख लो। आरसीसी में बेंडिंग मोमेंट के लिए कॉलम, क्योंकि आरसीसी का ही होगा तो फेस ऑफ द कॉलम पे होता है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब शेयर के लिए जब आप डिज़ाइन करते हो तो ये बेंडिंग मोमेंट हो गया था। शेयर में वन वे शेयर और पंचिंग शेयर यानी टू वे शेयर आपने देख ली, लेकिन नो शेयर रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड इन फुटिंग। फुटिंग मस्ट बी सेफ इन शेयर। मतलब फुटिंग में ऐसा शेयर के लिए कोई रेनफोर्समेंट थोड़ी देते हैं जैसे स्लैब में नहीं देते हैं, राइट। फुटिंग को तो बस ये आपको इंश्योर करना है कि वो शेयर में सेफ़ रहे, डिज़ाइन ही ऐसे करना है, कॉन्क्रीट ही शेयर ले ले, मतलब उसके लिए हम कुछ एडिशनल नहीं डालेंगे उसमें। तो अगर डिज़ाइन एक्शन उसमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है तो फिर आप फुटिंग की अपने डेप्थ बढ़ा देना। डेप्थ बढ़ाओगे तो यानी ज़्यादा कंक्रीट लगने लगेगा उसमें, तो यानी वो सेफ़ हो जाएगा शेयर के अगेंस्ट। दूसरे तरह से देखो, टाउ VU/BD होता है, तो अगर डेप्थ बढ़ा दी तो यानी शेयर स्ट्रेस घट जाएगी ना। शेयर स्ट्रेस तब तक घटाते रहना जब तक डिज़ाइन एक्शन डिज़ाइन स्ट्रेंथ से कम ना हो जाए। ठीक है, तो ना ही स्लैब में ना ही फाउंडेशन में स्टिरअप कहीं नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फुटिंग की एनालिसिस भी ख़त्म। अब देखो, बीम को मेनली तो बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, प्लस उसके साथ साथ बीम को शेयर के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है, बॉन्ड के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है, और टॉर्शन के लिए भी रेनफोर्समेंट दिया जा सकता है बीम में। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, शेयर, बॉन्ड और टॉर्शन, ठीक है, SBT, तो इसको अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें शेयर को तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, बॉन्ड और टॉर्शन को उतना डिटेल में देखने की ज़रूरत है नहीं, उसकी हम डायरेक्ट चले जाएंगे किस पे, डिज़ाइन पे। ठीक है, तो शेयर की एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले देखना पड़ेगा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखो, ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, ये इसमें टेंशन स्टील हो गया। अब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेते हैं, हम पैराबोलिक लेते हैं कि ये पैराबोलिकली बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक, न्यूट्रल एक्सिस तक। उसके बाद हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, कहाँ तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टेंशन स्टील है उसके सेंट्रॉइड तक मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें एरिया कंसिडर्ड बाय IS कोड टू गेट टाउ यानी शेयर स्ट्रेस VU/BD। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया ना, तो फोर्स क्या होगी, शेयर फोर्स VU डिवाइडेड बाई BD। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने मान लिया शेयर स्ट्रेस का। अब यहाँ पर भी सोम और इसके बीच में अंतर आएगा, सोम और RCC के बीच में। सोम में शायद कम्प्लीटली पैराबोलिक वो मान लेते हैं, मतलब सेमी सर्कुलर टाइप का शायद वो मान लेते हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रीज़न ये है कि वी अज्यूम द कंक्रीट ओनली टेक्स कंप्रेशन इन RCC, तो कंक्रीट इज़ एक्टिव अबव न्यूट्रल एक्सिस। हम टेंशन में कंक्रीट को अज्यूम ही नहीं करते ना, तो कंक्रीट को सिर्फ ऊपर माना हुआ है, तो यहाँ तक जो स्ट्रेस आई उसी को कंटिन्यू कर दिया शेयर स्ट्रेस को। ठीक है, ये एक्सटर्नल लोड है ना, तो ये वर्स्ट केस हमने अज्यूम कर लिया, वरना वो घटने लगता है यहाँ पे। बिलो न्यूट्रल एक्सिस कोई भी वेरिएशन नहीं है, हमने स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर ली है कांस्टेंट अप टू टेंशन स्टील ओनली। रीज़न क्या है, वी अज्यूम दैट कंक्रीट ओनली टेक्स कंप्रेशन इन RCC, कंक्रीट डज नॉट टेक टेंशन, तो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो इनएक्टिव है। तो देखो,
आप क्या करोगे, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में पहले तो आपने नीचे वाला निगलेक्ट करके इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया। इसके बाद भी शेयर स्ट्रेस की तो कई वैल्यू है ना, आपने क्या किया है, ये मैक्सिमम चूज़ किया है, ठीक है, वी यू मैक्सिमम शेयर फोर्स, और फिर उसके बेसिस पे टाउ भी वी यू बाई बी डी आ जाएगा। अब देखिए, since tau varies, IS code considers average value of shear stress called nominal shear stress to get design action based on area below neutral axis। मतलब ये है कि shear stress आपकी कांस्टेंट थोड़ी है क्रॉस सेक्शन में, ये तो वेरी कर रही है, तो आप क्या करोगे, इसमें एवरेज वैल्यू ले लोगे, उस एवरेज शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बोलते हो, जिसको कि टाउ वी इज इक्वल टू वी यू बाई बी डी का यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है। अगली चीज़ फॉर्मूला बेस्ड कुछ कंसेप्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेयर स्ट्रेस, इसके पीछे क्या फंडा है, सपोज मैं ये कैंटिलीवर बीम अज्यूम करता हूँ, इसमें एक सेक्शन एक्स एक्स लिया मैंने, तो शेयर स्ट्रेस एट सेक्शन ऑफ बीम, ये जो एक्स एक्स सेक्शन है इस पर कितनी शेयर स्ट्रेस होगी, तो उसके लिए शेयर फोर्स पहले आप निकालो। शेयर फोर्स क्या होता है, वी एक्स इज इक्वल टू नेट अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स, जो कि इधर लेफ्ट या फिर इधर राइट ऑफ द सेक्शन है, ये हो गया। अब शेयर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन एक्स एक्स, सपोज मैंने क्या किया, सबसे पहले सेक्शन एक्स एक्स काटा, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन आ गया। अब इस क्रॉस सेक्शन में ये सेंट्रॉइड हुआ, इसमें इस क्रॉस सेक्शन में भी किस पॉइंट पर आपको चाहिए, सबसे पहले तो बीम में आप देखो कि कितनी लेंथ पर आपको वो सेक्शन चाहिए, फिर उस सेक्शन जो क्रॉस सेक्शन आपको मिल गया उसमें भी किस पॉइंट पे चाहिए, तो इसमें जिस पॉइंट पे चाहिए स्ट्रेस, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाउ वी इज इक्वल टू वी ए वाई बार अपॉन आई बी। तो इसमें v जो है वो क्या है, अब ये किसके कारण आया, ड्यू टू द अनबैलेंस्ड मोमेंट अबव अ पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर जितना अनबैलेंस्ड मोमेंट है उसके कारण ये आया है। तो अनबैलेंस्ड मोमेंट अबव अ पॉइंट, उसके कारण क्या होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस होगी उस पॉइंट के ऊपर, वही फोर्स क्या है, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, तो ये हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस हो गई। अब देखिए, अब अगर आपने उस क्रॉस सेक्शन पे वो पॉइंट ए उठाया, तो एक पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये लिया, अगर ये ऐसा है तो इसका ऑपोजिट ये है, फिर ये जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ये और ये, ठीक है। तो स्ट्रेस एलिमेंट एट अ पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन, तो जो वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस है एट एनी पॉइंट इज सेम फॉर वर्टिकल शेयर स्ट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस। उन्होंने कहा कि ये और ये वैल्यू बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, देखो ये और ये तो बराबर हो जाएगी इक्विलिब्रियम के हिसाब से, ये और ये ऑपोजिट, लेकिन ये और ये क्यों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं, मोमेंट भी तो ज़ीरो होना चाहिए, समेशन मोमेंट, ये दोनों मिलके एक कपल बना लेंगे और ये दोनों मिलके एक कपल, तो अनलेस एंड अनटिल ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक ये कपल नहीं बनेगा ना। और अगर अनबैलेंस्ड होगा तब तो बीम अपने आप में मुड़ने लगेगी अलग अलग जगह, लेकिन वैसा होता नहीं है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये जो है बराबर होते हैं। अच्छा, बिहेवियर ऑफ RCC बीम ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर, तो ये देखो, ये आपकी बीम हो गई, सपोज इस पर मैंने लोड लगा दिया, अब न्यूट्रल एक्सिस देख ली जहाँ पे शेयर, जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ज़ीरो है। अब एक पॉइंट ए बी सी डी इस तरह के आप ले लो, तो पॉइंट बी और सी पे देखोगे आपकी डायरेक्शन ऑफ क्रैक कैसा है, बी और सी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा क्यों है, अगर आपने सिंपली सपोर्टेड बीम पे ऐसा लोड लगा दिया तो नीचे से रिएक्शन डेवलप करेगा। अब क्या है, अगर आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो पहले ऊपर जाएगा, फिर लोड नीचे है, तो ये शेयर स्ट्रेस नीचे आते आते फिर ये यूं बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है, टेंशन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में है, और वैसे भी आपको शेयर फोर्स डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिर्फ मैं रटने के लिए बता रहा हूँ। शेयर मतलब टेंशन इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, तो इधर जो क्रैक आएगा वही शोर होगा और इधर जो क्रैक आएगा वो शोर होगा, ये सिर्फ रटने के लिए बोला है। एक्चुअल में फंडा क्या है, देखो इस साइड पॉजिटिव है, तो आपने ये बनाया, यहाँ पर एक एलिमेंट लिया बी पॉइंट, उस पर आपने ऐसा स्ट्रेस दिखा दी, तो टेंशन इस डायरेक्शन में है तो हमने इस डायरेक्शन में टेंशन बना दी, तो ऑब्वियसली ये एरो इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो आप देखो कि ये एलिमेंट जो है यूँ एलोंगेट होगा और यूँ कंप्रेस होगा, तो यूँ कंप्रेस होगी यूँ एलोंगेट होगा, तो क्रैक ऐसे ही आएगा ना। अब इधर देखोगे तो इधर टेंशन इधर था, इधर टेंशन इधर है, तो फोर्स क्या होगी, इधर लग जाएगी। तो अब देखो इसमें ये दोनों टेंशन इस डायरेक्शन में आके इसको ऐसे टेंशन करेंगे, ऐसे कंप्रेशन करेंगे, तो इसलिए इसमें क्रैक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो thus due to combined effect of sigma and tau we get tension diagonally which leads to formation of crack. This tension arises due to combined effect of bending and shear is harmful. क्यों, क्योंकि इस टेंशन के कारण कंक्रीट वीक होता है टेंशन में, तो हो सकता है वो इसको ले ना पाए, इसलिए क्रैक आ जाएगा आपकी बीम में नीचे। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपकी शेयर की एनालिसिस।